सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द पेट्रियोटिक आईएएस। लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स। आज हमारे पास 13 टॉपिक हैं। इसमें से कई टॉपिक रिपीटेड है। कौन सा टॉपिक रिपीटेड है? द फर्स्ट टॉपिक हेमा पैनल रिपोर्ट। ऑलरेडी हमने पढ़ा था सम केसेस ऑफ द जो मलयालम इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे देयर वाज द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस था और उस पर एक कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट दिया था, लेकिन रिपोर्ट को अभी तक बाहर नहीं कर रहे थे, अभी रिलीज किया है। तो उसको लेके है कि व्हाट इज द मेन इशू विद द इंडस्ट्री। आप देखिएगा फिल्म इंडस्ट्री में जनरली इस टाइप का इशू पाया जाता है। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग। देन वी विल सी दैट द लेयर ऑफ द इजी मनी कीप्स द कुप्पम जल्लीकट्टू गोइंग। जल्लीकट्टू क्या है? बल को दौड़ाते हैं, जो ये सांड होते हैं उनको दौड़ाते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें कई बार जो बल होते हैं उनको चोट लग जाता है, या जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको चोट लग जाता है। तो इस पे डिबेट चल रहा है कि जो राइट टू सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन और द एनिमल है वो देखा जाए, कि वो लोग कहते हैं कि जल्लीकट्टू कल्चर है हमारा, बहुत दिनों से चलते आ रहा है, तो इसको हम एक कल्चर का पार्ट देख के इसमें हमको लिबर्टी मिलना चाहिए कि इसमें स्टेट इंटरफेयर न करे। दैट इज द मेन थिंग। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी दैट द 2019 वाली जो लॉ गवर्नमेंट ने लाया था दैट क्रिमिनलाइज द ट्रिपल तलाक। सो ट्रिपल तलाक ऑलरेडी हम जानते हैं कि देयर हैज बीन द डिबेट कि वहां पे वीमेंस का जो राइट है वो वायलेट होता है, और उसको पहले जुडिशरी ने उसको इलीगल डिक्लेयर किया था अंडर सायरा बानो केस। हम लोग एक दिन पढ़ रहे थे साहा बानो केस, सायरा बानो केस। तो सायरा बानो केस में जो ट्रिपल तलाक है कि आपने तलाक 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 बोला और वहां पे डाइवोर्स का कंडीशन अब नहीं माना जाता है, और अभी गवर्नमेंट ने लॉ लाया है कि जो हस्बैंड होगा अगर ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करेंगे तो उसको जेल की भी सजा हो सकती है। तो इस पे डिबेट चल रहा है कि वेदर इट शुड बी द क्रिमिनल केस, जैसे होता है ना कि ये पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ में एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो चल रहा है उसको हम क्रिमिनल नहीं बना सकते। इस पे डिबेट चल रहा है, तो इसको इसके अंडर में वी विल डिस्कस। देन वी विल डिस्कस दैट रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑन देयर ओन सेंटर्स। जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि हम रशिया से रिलेशन जो इंडिया का है वो अलग है, और जो हमारा यूक्रेन से रिलेशन है वो अलग है, एक दूसरे पे हम मिक्स नहीं करेंगे। कि हम अगर रशिया के सपोर्ट में जा रहे हैं, इट डजंट मीन दैट वी आर अगेंस्ट द यूक्रेन इटसेल्फ। अभी मोदी जी का विजिट भी यूक्रेन को है, तो उसको लेके पीसेस में क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसको लेके हम एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप जो बिटवीन द इंडिया यूक्रेन है एंड इंडिया रशिया है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी दैट द इंडिया ब्लॉक विल वर्क ऑन द गीग वर्कर्स। गीग वर्कर्स कंटिन्यूसली हम लोग डिस्कस करते हैं, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। काफी डिस्कशन इस पे हो चुका है, वी विल बी जस्ट रिवाइजिंग इट। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द रिफॉर्म पैनल mooted लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूपीएससी में डायरेक्ट जो हायर पोस्ट होते हैं जैसे सेक्रेटरीज, डायरेक्टर, जिसमें एटलीस्ट 10 साल 12 साल 15 साल के बाद आप जाते हैं उस पोस्ट पे, उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है। अभी नोटिफिकेशन था कि 45-45 पोस्ट पे वो रिक्रूट कर रहे हैं, तो उस पर डिबेट अब होने लगा है कि ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। जैसे आप डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको आप माइंड में नहीं रखेंगे। दूसरी चीज है कि यूपीएससी का जो रेलिवेंस है वो धीरे धीरे आप खत्म कर रहे हैं। होता है ना कि नॉर्मल एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, और यहाँ पे एक चीज और डिस्कशन चल रहा है कि ये बायस्ड भी है। जैसे आप गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट सेक्रेटरी के पोस्ट पे किसी अपने जानने वाले को भी तो कर सकता है, ऐसे यूपीएससी का एग्जाम है, थोड़ा एग्जामिनेशन प्रोसेस कोई भी आ सकता है। तो इसको लेकर डिबेट है, इसका कब पहली बार रिकमेंडेशन आया था और क्यों विरोध हो रहा है उसको हम देखते हैं। आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेटरल एंट्री पे सेम है। देन वी विल सी दैट द क्लीन गंगा मिशन फ्लैग स्लो पेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। हम गंगा और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं काफी बीच में पल्यूटेड हो गई थी, उसको लेके गवर्नमेंट एक क्लीन गंगा मिशन चलाया था, लेकिन उसमें काफी ज्यादा प्रोजेक्ट का वैल्यू था, अभी तक उसकी यूटिलिटी नहीं हो रही है। उस पर हम डिस्कस करेंगे, और क्लीन गंगा मिशन में क्या क्या हम कंपोनेंट है उसको डिस्कस करेंगे। इट विल बी अंडर जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के अंडर में आएगा। ये जो चीजें हैं ये जीएस पेपर 2 में आएगी सिविल सर्विसेज में, and this will come under the GS paper 3 employment and workers। और ये सब जो है जो सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक वो किस में आएगा?
जीएस पेपर 1 सोसाइटी, ओके, ये सब वी विल बी सीइंग। पीसीएस को लेके एक क्वेश्चन पूछ सकता है, गिरीश साहनी है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीएसआईआर रहे हैं, उनका अभी डिमाइस हुआ है, तो उसको लेके देखते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द जो हमारा रैंकिंग अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज का रैंकिंग है, उसमें अभी काफ़ी चेंज देखने को मिला है, और वो चेंज किस लिए है उस पर आज एक एनालिसिस है, उसको देखते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट द चेंज इन इंडियाज पावर एक्सपोर्ट रूल। एक्सपोर्ट रूल का इंडिया की कई कंपनीज हैं जो बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इनको एक्सपोर्ट करती थी, तो उनका जो रूल था, अभी बांग्लादेश में काफ़ी क्राइसिस आ गया है, उसको लेते हुए थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ताकि जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उनके हाथ में भी थोड़ा सा चेंज करने को लेके है कि अगर पेमेंट नहीं उधर से मिल रहा है तो वी कैन चेंज द सिस्टम ऑफ द सप्लाइंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये इसको लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द फार राइट राइट्स। राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट्स कॉमन चीज है, आप लोग देखते होंगे, व्हाट इज दंगे फसाद, राइट्स। फार राइट एक आइडियोलॉजी है, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट द ब्रिटेन में फार राइट राइट्स अभी देखने को मिले हैं, तो उसका हम हिस्टोरिकल ट्रेस देखेंगे, क्या रीजन है और क्यों ये बढ़ रहा है, उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट द बानी ग्रास लैंड इन द कच्छ गुजरात टू बी रिस्टोर्ड। ग्रासलैंड के डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। उनमें भी कई स्पीसीज होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रासलैंड हमें लगता है कि जहाँ जंगल है वही इन्वायरमेंट, और वही इन्वायरमेंट के लिए कंजर्वेशन है, तो ग्रासलैंड पे भी हम पेड़ पौधे लगाने का स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कई जगह ग्रासलैंड सिर्फ ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो, वो भी काफ़ी कई स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको लेके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि बानी ग्रासलैंड कच्छ रीजन में एक बहुत ही लंबा एरिया है, उसको बानी ग्रासलैंड कहते हैं, उसमें कितने थ्रेड्स हैं और क्यों थ्रेड्स आ रहे हैं, तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट एज वेल। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रंट पेज। यहाँ पे है कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कर्नाटका के गवर्नर, उनके खिलाफ केस चलाने को सैंक्शन कर दिए। सैंक्शन का मतलब उन्होंने आज्ञा दे देना। जैसे उनके खिलाफ केस था कि उन्होंने अपनी जो वाइफ हैं उनके नाम पे एक लैंड जो अलॉट किया था वो इलीगल है, वो उसमें करप्शन है। तो जनरली ये होता है कि जो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है, पहली चीज होता है गवर्नर या प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पे वर्क करते हैं, और किसके एड एंड एडवाइस पे वर्क करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। यही होता है ना, जो मंत्री होते हैं और उनकी जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होते हैं, होता है ना, प्राइम मिनिस्टर और उनके मेंबर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या आएगा? जितने मिनिस्टर आएंगे वो आएंगे, एंड चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल एंड द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर लेवल। यही होता है ना। प्रेसिडेंट का अपना कोई अधिकार नहीं होता, बहुत रेयर केस में, कुछ केस में उनको अपना डिस्क्रिशन का अधिकार होता है। डिस्क्रिशन का मतलब अपनी इच्छा से, वो सिर्फ रबर स्टैंप है। जो गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं उनके नाम पे चीजें होती हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं होता है। जैसे आप किसी घर में देख लीजिए कि जैसे आपके दादा दादी हैं, उनके नाम पे आप सब कुछ करते हैं, लेकिन मेन जो डिसीजन मेकिंग होता है वो फादर के नाम से होता है ना। फादर जो मेन अर्निंग पर्सन होता है, लेकिन हर बात में हम नहीं कहते हैं कि एक बार दादाजी से पूछ लें। शादी का कार्ड होगा, उस पर मेन दादाजी का ही वो लिखा होता है, पहले सबसे ऊपर उन्हीं का नाम लिखा होता है ना। लेकिन मेन फादर होते हैं ना, फादर का डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पे भी जो मेन पावर है वो है चीफ मिनिस्टर अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हो गया ना। लेकिन गवर्नर के नाम पे होता है, गवर्नर ही सैंक्शन करता है। तो अभी इस पे डिबेट चल रहा है कि आपने सैंक्शन कर दिया चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। इस पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस गए हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में गवर्नर का किया है कि कुछ डिस्क्रिशन पावर है ऑन द हैंड ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशन पावर का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अपने अनुसार काम कर सके। डिस्क्रिशन का मतलब आपको पता है, क्लियर है ना, व्हाट इज मीन बाय दैट, कि खुद की इच्छा से डिसीजन लेना। ओके, दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पे उसी को लेकर डिबेट चल रहा है। फिर केस गया है सुप्रीम कोर्ट का, कभी फाइनल क्लियर कट डिसीजन नहीं रहा है कि क्या होना चाहिए। डिबेट यही है
कि जो भी डिसीजन होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर का खुद का पावर कुछ नहीं होता है। रेयर केस में कभी ऐसा केस हो गया जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं आ पा रही है, किसी के पास एक क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, उसमें अगर इनवाइट करना है गवर्नर को कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, तो ऐसे केस में वो अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली अभी किसी के पास मेजॉरिटी है तो रूल यही है कि जिसके पास मेजॉरिटी है उसको बनाएंगे, लेकिन कभी कभी केस आता है कि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है। जैसे अभी मोदी जी का गवर्नमेंट है, लेकिन पहले ही उन लोगों ने अपना कोलिशन बना के दिखा दिया कि हमारे पास 290 से ज्यादा सीटें हैं, 272 हमें चाहिए थी। ये चीजें क्लियर हो रही है। यहाँ पे डिबेट क्या चल रहा है? डिबेट ये चल रहा है कि जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ ये केस था कि उनके वाइफ के नाम से जो अभी लैंड अलॉट हुआ था उसमें करप्शन है। उसमें जल्दी हम तो इसमें था कि इनका भी हाथ था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस नहीं चला सकते जब तक कि स्पेशल सैंक्शन गवर्नर न दे। लेकिन गवर्नर जो सैंक्शन देता है, सैंक्शन का मतलब केस चलाने का अधिकार, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस एड एंड एडवाइस पे देता है। लेकिन यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस नहीं था, उन्होंने इसके अगेंस्ट में दिया था, फिर भी गवर्नर ने खुद का दे दिया। तो यहाँ पे कई बार डिबेट चलता है कि जो गवर्नर है, जहाँ पे ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऐसी पार्टी रूल कर रही है जो सेंटर की पार्टी नहीं है, जैसे कि कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। बीजेपी जो गवर्नर अपॉइंट करता है वो सेंटर अपॉइंट करता है, तो सेंटर क्या करता है? अपने गवर्नर के थ्रू मैनेज करना चाहता है स्टेट को, और कई बार ऐसे केसेस में कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगता है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, इसी पे डिबेट है। अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना क्या, अभी तो इन्होंने स्टे लगा दिया, दैट हैज द ग्रांट द टेम्पोररी स्टे, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं है। फिर मेन डिसीजन ये आ रहा है कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है इस केस में, सैंक्शन देने के केस में, कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाया जाए, वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी पे डिबेट चल रहा है। फाइनल डिसीजन आएगा तो हमें क्लियरिटी होगा। अभी क्लियरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज द हेमा कमिटी। काफी न्यूज में है। आप देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट का केस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अभी जॉब नहीं दिया तभी से ही स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल फेवर की केसेस। अभी आपने एक्ट्रेस को नहीं दिया, आप पहले ही कहते हैं कि यू नीड सम सेक्सुअल फेवर। और केसेस में होता है कि पहले वर्कर ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो एम्प्लॉयर होता है वो सेक्सुअल फेवर की बात करता है। लेकिन इस वाले इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, और ये खासकर जो मलयालम इंडस्ट्री है, इस पे काफी ज्यादा केसेस आ रहा था। तो एक रिपोर्ट के लिए कहा गया था, उसका नाम है हेमा कमेटी। हेमा कमेटी का जो रिपोर्ट फाइंडिंग आ गया था 2019 में आ गया था। 2019 में जब रिपोर्ट आया था तो इसमें इतना कंट्रोवर्सी था कि जितने अभी जो बहुत महान लोग हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनके भी खिलाफ था कि दे हैव आस्क्ड फॉर द सेक्सुअल फेवर। और वहां पे प्रूफ के साथ जो एक्ट्रेस थी या जो को वर्कर्स थे, उन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज सबके साथ प्रूफ किया था कि अभी एंट्री होने के पहले ही दे स्टार्ट आस्किंग फॉर द सेक्सुअल फेवर, दैट वाज कॉमन। तो 2019 में जितने भी अब प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो लोग काफी पॉपुलर भी होते हैं और काफी पावरफुल भी होते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के रिलीज होने से मना कर दिया। उन्होंने ये बताया कि अगर रिलीज हो जाएगा तो जो लोग यहाँ पे विटनेस बने हैं उनके खिलाफ एक निगेटिव सेंटीमेंट जाएगा, उन्हें काम नहीं मिलेगा आगे। अब फिर भी है, आपने जाके विटनेस दे दिया कि हाँ ये चीजें हो रही है, लेकिन आपको काम तो उन डायरेक्टर्स और उन प्रोड्यूसर के अंडर में ही करना है। आजकल जॉब की ऐसे ही काफी दिक्कतें हैं, हर आदमी को जॉब चाहिए और जॉब की काफी कमी है मार्केट में। दैट इज द मेन थिंग। इन्होंने कहा कि हमने जिन्होंने अपना विटनेस दिया वो भी कह रहे थे कि हमारा निगेटिव कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, और खासकर जो प्रेशर बनाया जा रहा था जिनके नाम आए थे, और उसमें काफी फेमस एंड द पॉपुलर जो मलयालम इंडस्ट्री के उनके भी नाम थे। अब डिबेट चल रहा था, ये रेप केसेस कंटिन्यूअसली है, जो कोलकाता का भी केस है। ऐसे में प्रेशर बना के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीज करना इंपॉर्टेंट है, रिलीज कर दिया गया। और इसमें काफी चीजें आ रही हैं कि इसमें आया है कि प्रूफ के साथ लोगों ने बोला है कि यहाँ पे काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा हैरेसमेंट है। दैट इज द मेन थिंग।
क्लियर हो रहा है? तो हेमा कमेटी को याद रखिएगा जब भी आपको लिखना हो कि जो आजकल रेप, मर्डर, ये सब वुमेन्स के खिलाफ काफी ज्यादा क्रिमिनल केसेज आ रहे हैं, तो ऐसे में हेमा कमेटी का आप कहीं कहीं एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या इंडस्ट्री में, नॉर्मल फिल्म इंडस्ट्री में ये कॉमन है, लेकिन हेमा कमेटी रिपोर्ट से क्लियर कट आया है कि ऐसी चीजें हैं, प्रूफ के साथ आया है। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी का एक लॉ बनाने की बात हो रही थी, उसको सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों ये सब चीजें, जैसे रेप, मर्डर, वुमेन्स के खिलाफ जो क्रिमिनल चीजें हैं, वो लॉ की कमी है? क्या रीजन है? लॉ नहीं है हमारे पास। व्हाट इज द मेन रीजन? व्हाट इज योर थॉट? जो कॉमन है, आप अभी कल का रिपोर्ट था कि इंडिया में डेली बेसिस पे 21 रेप का केस आता है। 81, कल ही का था, कल के न्यूज में था। एक दिन में डेली बेसिस पे 81 रेप हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? इतना ज्यादा, इतने हाई लेवल पे क्राइम क्यों? अभी ये रिपोर्टेड है, कितना अनरिपोर्टेड होता है जो विद इन द फैमिली होता है, जो रिलेटिव्स होते हैं, दैट इज नॉट कमिंग। 81 तो है जो केसेस लिखा के आ रहे हैं। नंबर ऑफ द रेप केसेस एंड द मर्डर केसेस एक ज्यादा ही होगा। तो व्हाट इज द रीजन? लॉ कमी है, इस पे डिबेट चल रहा है ना कि लॉ ज्यादा होना चाहिए कि क्या रीजन है? व्हाट इज मेन रीजन? ओवरऑल लॉ तो काफी है। जैसे निर्भया केस आया था, जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी ने काफी इंक्रीज कर दिया था पनिशमेंट को। जो 8 साल था उसको 10 साल का सजा कर दिया था, जो 10 साल 12 साल था उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया था, जो लाइफ सेंटेंस था उसको डेथ सेंटेंस कर दिया था। लेकिन उसके बाद घट जाना चाहिए था ना, लेकिन उसके बाद बढ़ी है रेप की केसेस। लॉज काफी चेंज हुए। पहले था कि 16 साल से 18 साल के नीचे है तो नहीं आप कर सकते हैं बाय द जो एडल्ट का केस आप करते हैं उनको आप चाइल्ड वाला लॉ से ट्रीट करते थे, लेकिन 16 से 18 इयर्स के भी बीच वालों को इन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी ने के रिकमेंडेशन पे ला दिया गया था। लेकिन दिक्कत है कि बहुत से फैक्टर है, सोसाइटी का फैक्टर है, हमारा जो सोसाइटल माइंडसेट है, पहले आप पैट्रियार्कल है, वुमेन्स के हमेशा खिलाफ रहता है। जितने भी जो क्रिमिनल होते हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वीमेंस आर मोर, जैसे होता है ना कि आप उनके कैरेक्टर से जोड़ के चीजें देखते हैं, आप उनके पर्सनल जो ड्रेसिंग सेंस है उससे जोड़ के चीजें देखते हैं। दूसरी चीज है कि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं है। तीसरी चीजें हैं कि जो तरीके से और सर्विसेज होने चाहिए गवर्नमेंट का, जैसे नॉर्मल सर्विसेज, जैसे पार्क है वहाँ पे कैमरे होने चाहिए, वहाँ का पुलिस का एक होना चाहिए ना, पेट्रोलिंग होना चाहिए, जो सुनसान जगह है वहां पे पुलिस का पेट्रोलिंग होना चाहिए। ये चीजें हैं, ये भी कमी है। चौथी चीजें हैं कि जो सेंसिटाइजेशन ऑफ द इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे पुलिस है, जुडिशरी है, यहाँ पे खुद ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, जो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग, जैसे आप कह रहे थे कि पुलिस से ही लोग डरते हैं, वहां पे आप केस जाके रजिस्टर कराएं उसके बाद आपके ही खिलाफ स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। दूसरी चीज है जब आप लॉ जुडिशरी में जाते हैं, कोर्ट में, वहां पे लॉयर्स एंड जजेस आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, खासकर वीमेंस को, उन्हीं को ही कल्प्रिट पहले से ही नजर में बना देते हैं। सबसे ज्यादा चीज है कि सोसाइटी का जो माइंडसेट है, वीमेंस का फ्रीडम नहीं है और द मेंस का फ्रीडम नहीं है कि चूज देयर पार्टनर, हाउ टू लिव इन द लिबर्टी। लिबर्टी होता है ना कि मुझे जैसा पहनना मैं पहनूंगी, मुझे जिससे शादी करना है मैं करूंगी, यहाँ पे काफी बाउंडेशन है। तो सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है वहीं से शुरू हो जाती है। लॉ कितना भी स्ट्रिक्ट कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको एक दिन दिया था कि सऊदी अरेबिया में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, ये जितने भी इस्लामिक कंट्री है बहुत रिस्ट्रिक्शन है। सबसे ज्यादा केसेस वीमेंस के खिलाफ वहीं पे है, इंटरनली फैमिली से रेप केसेस आते हैं। तो दैट डजंट मैटर दैट द कि आपका स्ट्रिक्ट लॉ बना दें तो उससे चीजें सुधर जाएंगी, जब तक सोसाइटल माइंडसेट नहीं बदलेगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं दिया था, स्वीडन, फिनलैंड, आप न्यूजीलैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहां पे काफी डेथ सेंटेंस नहीं है, वहां पे डेथ सेंटेंस को लोगों ने एबोलिश ही कर दिया, क्योंकि डेथ सेंटेंस किस मैक्सिमम कंट्रीज जो है डेवलप्ड वर्ल्ड के हैं वो समझते हैं कि दैट इज नॉट ए जेन्यून थिंग। जैसे आप जान के बदले जान नहीं ले सकते हैं,
आप जान लेना जैसे होता है कि इरिवर्सिबल थिंग है, कि आपने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया और बाद में पता चला कि वो तो कल्प्रिट नहीं था, वो तो इनोसेंट था, तो वापस आप नहीं ला सकते हैं। और डेथ सेंटेंस से आप किसी को, उसको, जैसे गांधी जी नहीं कहते थे कि यू शुड हेट द सिन नॉट द सीनर, होता है ना कि उसको आप रिग्रेट नहीं करा पाते, रिफॉर्म नहीं करा पाते। डेथ इज वेरी इजी थिंग। आप तो डेथ तो आप सिर्फ एक बार में झटके में आपने उसको मार दिया, लेकिन जब वो फीलिंग करने लगे कि उसने गलती किया है, ये नहीं करना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। सोसाइटी का यही पर्पज होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी लेवल पे, हमारा थॉट सही नहीं है। एक तो वीमेंस का जो हम राइट्स देना चाहते हैं, जैसे कल एक मैं स्टेटस देख रहा था कि जितने भी कल रक्षाबंधन था, अब बहन राखी बांध के प्रोटेक्शन का प्रॉमिस लेती हैं, ठीक है ना, और उसके बदले में 500-1000 रुपए मिल जाता है। अब स्टेटस में ये लिखा था कि जिस दिन बहनें अगर राखी के बदले पैसा 500-1000 न लें और ये मांगना स्टार्ट कर दे कि प्रॉपर्टी में मुझे राइट दे दो, तब पता चलेगा भाई कितना प्रोटेक्शन का वादा करेगा। उसी टाइम तुरंत चीजें बदल जाएंगी। एक बड़ा अच्छा स्टेटस में दिखा था कि 500-1000 मत मांगो, और ठीक है 500-1000 के बदले तो प्रोटेक्शन का काफी ज्यादा प्रॉमिस हो जाता है, आप तुरंत अपना राइट मांग लीजिए कि प्रॉपर्टी में हमें भी राइट दे दीजिए, तो वो तुरंत प्रोटेक्शन अगेंस्ट चला जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। तो जो राइट बेस्ड सोसाइटी है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में है सिंबॉलिक है। विमेन्स को सिंबल के रूप में देवी बना देंगे, लेकिन जिस दिन वीमेन अपना सच में राइट मांगेंगे उस दिन तो एकदम वो देवी क्या, उस समय तो राक्षस बना देंगे तुरंत कि नहीं नहीं तुम ये नहीं हो, ऐसी बहन करती है। द मेन थिंग, जैसे जिस दिन लड़कियां कहने लगे कि मैं एकदम अपने अनुसार जिस कॉलेज में जाके पढ़ना चाहती हूँ पढ़ूंगी, जिस अनुसार जीना चाहती हूँ जीना चाहूंगी, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ उससे शादी करना चाहूंगी, तो तुरंत वो सेम समाज जो पहले देवी बना रहा था वो तुरंत उसको निगेटिव पेंटिंग हो जाती है। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे सिर्फ लॉ ही जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर्स का सेफ्टी सेपरेट लॉ की मांग कर रहे हैं, लेकिन लॉ अगर सेपरेट आपको दे भी दिया जाए, लेकिन जब माइंडसेट ही वही रहेगा तो हाउ विल यू इंप्लीमेंट द थिंग? लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए लोग ही चाहिए ना, लोगों का वो थॉट ही है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी वुमेन्स का 1955 से जब हिंदू कोड बिल आया था, हिंदू वुमेन्स का दे दिया गया था। फिर 2005 में आके इसे एकदम सेपरेट लॉ के थ्रू दिया गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी वुमेन्स का है। लेकिन किसी से आप पूछेगा, आपके कोई भी रिलेटिव वुमेन्स को मिला है क्या? नहीं मिलता है। दिस इज नॉट, तो वो लॉ तो बन गया, आज से 20 साल पहले बन गया। 2005 वाला भी लॉ देखे, और 1955 में जब हिंदू कोड बिल आया तो वो तो 70 साल हो गए। लेकिन माइंडसेट नहीं है ना कि लोग दें, इंप्लीमेंट करें। दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो सोसाइटल लेवल पे चेंज चाहिए। जब आपको आंसर लिखना होगा तो यू शुड राइट एट द सोसाइटल लेवल। सेकेंड इज दैट कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। थर्ड इज दैट कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं है। फॉर एग्जांपल एक और चीज का एग्जांपल आप ले लीजिए, जो यूपी में है रोमियो स्क्वाड है। रोमियो स्क्वाड है कि किसी भी पार्क में आप ये कह के जा रहे हैं कि वहां पे वीमेंस के साथ आप कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन जो स्क्वाड है वो किस माइंडसेट के जा रहा है कि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन है उसी को वो क्रिमिनल लेके जा रहा है। मेन है कि प्रोटेक्शन देना। अगर वीमेंस अपने मन से जा रही है, किसी एक 18 या 20 ईयर्स के बाद हो जाता है ना कि आई हैव द फ्रीडम टू चूज कि मेरा फ्रेंड कौन हो, मेरा पति कौन हो, एवरीथिंग शुड बी देयर, उतना तो डिसीजन मेकिंग हो जाता है। लेकिन उसके बाद आप प्रोटेक्शन की जगह पे आप उनके अगेंस्ट में ही आप जाते हैं। कहीं ना कहीं यू गो, रोमियो स्क्वाड इज नॉट एज, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि कहीं ना कहीं ये लिबर्टी जो वीमेंस का है या मेन का है, कहीं ना कहीं एक तरीके से पैट्रियार्कल माइंडसेट के थ्रू आप लॉ बना रहे हैं। पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना कि वीमेन शुड बी रिमेन इनटू द फोर वॉल ऑफ द हाउस, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकलना है तो आप अपने रिलेटिव के साथ निकलिए। बट क्यों ऐसा मेन के साथ भी लगा दीजिए कि मेन भी अब हमेशा अपने रिलेटिव के साथ निकले। इक्वल लॉ होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं चीजें उस तरीके से नहीं है जो इक्वल बेसिस पे मेल एंड फीमेल को देखे। दैट इज द मेन थिंग। तो ये लिखना है। फोर्थ पे ये लिखना है कि लॉ का तो ऑलरेडी है, लॉ इससे ज्यादा कठिन क्या हो सकता है, लेकिन लॉ का इंप्लीमेंटेशन क्या है, कन्विक्शन रेट कितना है। 100 केसेज हो रहे हैं और उसमें से कन्विक्शन रेट मुश्किल से 14 का हो रहा है। 100 केसेज है और उसमें से सजा 14 को मिल रही है। तो 86 कहीं ना कहीं या तो आप सही से आप लॉ को इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, केसेस सही से नहीं चला पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से मिसयूज ऑफ लॉ होने लगता है। जैसे आप स्ट्रिक्ट कर लेंगे लॉ को, लेकिन वो सही तरीके से जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ कम लगेगा। लेकिन जो मैक्सिमम केसेज ये सब जितने भी रेप का कन्विक्शन होता है, जो जैसे लव मैरिज में हुआ कि एक लड़के एक लड़की इलोप कर गए,
ठीक है, चले गए शादी करने और उन पे जो फैमिली अपना केस लगाती है, जैसे ऑनर उनका चला जाता है अगर इंटर कास्ट हो या इंटर रिलीजन है, तो ये सब रेप ओप के केसेस इन्हीं पे लगते हैं, जो नॉर्मल होता है, जो रेप का केसेस नहीं होता है असली में। चीजें क्लियर हो रही हैं कि मिसयूज ऑफ द लॉ, जैसे अभी आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या हो रहा है, मिसयूज ज्यादा है, यूज कम है। कितने आतंकवादियों को पकड़ लिया, लेकिन देखिए जितने भी देश के ही लीडर हैं, खुद कहीं का चीफ मिनिस्टर हो, कहीं का मिनिस्टर है, उनके ही खिलाफ लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड मिसयूज ऑफ द लॉ इज कॉमन, दैट इज द मेन इश्यू। तो आपको बैलेंस आंसर लिखना होगा जब भी ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जस्ट ऐसे ही जानिए कि जो दिल्ली का उर्दू बाजार था वो काफी पहले फेमस था, तो जो नेचर ऑफ लिटरेचर अभी चेंज हो रहा है हम लोगों का, जैसे हम लोग अब सॉफ्ट पेपर पे यूज करते हैं, जैसे उर्दू का यूज कम होने लगा है। जैसे उर्दू पहले कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उर्दू का अब यूज ही नहीं होने लगा। जो उर्दू बाजार था वहाँ पे लिटरेचर बुक उर्दू के मिलते थे, अब वो धीरे धीरे वहाँ पे फूड के लिए फेमस हो रहा है, वो बुक्स के शॉप अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, नॉर्मल यही है। हेमा पैनल रिपोर्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि क्या चीजें रिलीज हो गई हैं, आप यूज कर सकते हैं, कैसे आपको यूज करना है। जल्लीकट्टू का ये है कि देयर इज द डिबेट ऑन द जल्लीकट्टू कल्चरल एस्पेक्ट से देखा जाता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, वो देखते हैं कि सदियों से हमारा कल्चर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कल्चर का निगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो वहां पे बल को यूज करते हैं, उसको कई दिनों तक भूखे रखते हैं, उस दिन उसको दौड़ाते हैं, वो आंख मूंद के दौड़ता है, फिर जो उसके मेन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका काम होता है कि उसको पकड़ के टेम करें, मतलब उसको कंट्रोल में ला दे, टेमिंग का यही होता है। लेकिन इसमें होता है कि जब वो बिना खाए पिए दौड़ेगा तो उसको भी गुस्सा रहेगा, तो वहां पे होता है कि या तो जो बल है उसको चोट लगती है, वो घायल होते हैं, या तो जो इंसान है जो लोग पकड़ रहे हैं उनकी कईयों की जान चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में उस पर स्टे लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं डिबेट इस बात को लेके चले जाते हैं लोग कि कल्चरल जो हमारा राइट्स है उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इस सब का यूज करते हैं। 29 भी कल्चरल राइट की बात करता है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि दे आर द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट का ये है कि सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जितने भी पर्सन है या जितने भी एनिमल्स हैं उसके भी हमें कंसीडर करना है, तो इसी को लेके डिबेट चल रहा है जल्लीकट्टू को लेके। क्लियर? ट्रिपल तलाक को लेके काफी डिबेट है। ट्रिपल तलाक को लेके ऑलरेडी सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उस पे 2019 तक आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि ट्रिपल तलाक जो देगा उसको क्रिमिनल केस हो जाएगा, उसको इम्प्रीजनमेंट होगा, ठीक है। लेकिन फिर केस ये अब चल रहा है कि जो मैरिज होता है वो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ में आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दिस शुड बी गवर्न बाय द जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है, अभी भी यही है। हिंदू कोड बिल को छोड़ दे तो मुस्लिम क्रिश्चियनिटी में ये है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सनल नहीं है। आप ट्रिपल तलाक को देखें तो एज ए सोसाइटी, पूरे सोसाइटी का जो वीमेंस के खिलाफ है उनके राइट को वायलेट करता है। आपने 3 बार तलाक 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 किया, फिर उस वीमेंस का आपने डाइवोर्स कर दिया, फिर जैसे हमारा सोसाइटी अगेन पैट्रियार्की, तलाक के बाद जल्दी नहीं होता है मैरिज। अगर किसी का डाइवोर्स हो गया तो मैरिज होना काफी डिफिकल्ट होता है वीमेंस के लिए, मेल का तो हो जाएगा। ये वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं है, वहां पे तलाक को इतना ज्यादा, डाइवोर्स को इतना निगेटिव वे में नहीं देखा जाता है। डाइवोर्स कितने भी कंडीशन में हो हमारे सोसाइटी में 90% में यही देखा जाता है कि वीमेंस का ही गलती रहा होगा। दैट इज द प्री माइंडसेट, पहले से ही माइंडसेट ये बना के रखा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल कह रही है, सेंटर कह रही है कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द ओवरऑल लॉ, ओवरऑल राइट्स ऑफ द वीमेंस। सोसाइटी के खिलाफ है, क्योंकि ये पर्सनल एक वीमेंस के खिलाफ थोड़ी हो रहा है। चीजें यहाँ पे ये भी हो रही हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2 एक्ट का और इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बनाया गया था, और जो डाउरी प्रोविजन एक्ट है, 2 एक्ट ऑलरेडी है वायलेंस के खिलाफ भी, और ये भी कहीं ना कहीं पर्सनल था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को जस्टिफाई कर दिया कि ये इनवायलेट नहीं कर रही है पर्सनल लॉ को, कहीं ना कहीं ये सोसाइटल लॉ है, सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके ये सब एक्शन होता है। आप डाउरी मांगते हैं, कहीं ना कहीं ये डाउरी एक तरीके से सोसाइटी में वीमेंस के राइट्स के खिलाफ है कि आप पहले पैसा लेंगे तब शादी करेंगे। दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे इसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि इसी के तरह जो ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट तलाक है, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी ओवर ऑल राइट्स ऑफ द वीमेन।
क्लियर हो रही है ये चीजें? तो यहाँ पे अब देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या आ रहा है। ये अभी है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई हो रही है। मोदी जी का अभी यूक्रेन में विजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जब भी क्वेश्चन आए कि हाउ वी आर बैलेंसिंग द रिलेशन, जैसे रसा के साथ है तो रसा पे हमारी डिपेंडेंसी खासकर डिफेंस में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फूड स्टॉक एंड मेनी अदर थिंग, जो फर्टिलाइजर्स का कई कंपोनेंट है वो हमें यूक्रेन से भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया हमेशा चाहता है कि एक बैलेंस हो। इंडिया ये तो कह रहा है कि जो एग्रेशन है वो सही नहीं है, क्राइसिस है, रसा को कहीं ना कहीं एग्रेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि क्राइसिस है, उस एरिया में क्राइसिस है, वॉर नहीं है। इस चीज को लेके हम बैलेंस कर रहे हैं। तो इस चीज को लेके एक तो है कि रसा के साथ हमारी डिपेंडेंसी है, मैक्सिमम हमारे जो टैंक है, जो हमारे मशीन गन है, जितनी भी चीजें हैं 60 to 65% रसन है और उसके कंपोनेंट भी रसन है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी अभी भी हमारी इफिशियंसी नहीं है, क्लियर हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं वहां पे निगेट नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ इंडिया का ये पॉलिसी होता है कि हमारा रिलेशन किसी एक के साथ ऐसा ना हो कि किसी दूसरे के साथ दुश्मनी कर दे। हमने कंटिन्यूअसली ऐसे ही निकाला है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था यही था ना कि हमारा यूएस एंड रसा दोनों के साथ हम इक्वल डिस्टेंस पे अपना रिलेशन बना के चलेंगे। इस पे फर्दर जो भी आता है वो हम जो आर्टिकल आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी तो आप इतना जानिए कि वी आर डूइंग द बैलेंसिंग एक्ट। अभी हम रसा का विजिट था, हम चाहते हैं कि इसको बैलेंस करके यूक्रेन से we should balance it as well. गिग वर्कर को एक दिन हम उन लोगों ने डिस्कस किया था। व्हाट इज द गिग वर्कर्स? हु आर द गिग वर्कर्स? डेली वेज वाले तो गिग वर्कर्स नहीं है, वो तो वेज लेबरर होते हैं जो डेली पे काम करते हैं। एक दिन इस पे काफी एक दिन क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं मेंस का। आप बताइए, नहीं याद है? इधर इसको मैं आधा घंटा डिस्कस किया हूँ, गिग वर्कर्स। आप बताइए मैम, गिग वर्कर्स का नाम सुना है हिंदी में? एक बार आप चेक कीजिए उस पे मोबाइल पे गिग वर्कर्स को क्या कहते हैं। गिग वर्कर्स एक तो कॉमन ऐसे ही गिग वर्कर्स ही कह रहे हैं। एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो ओला है, जो जोमेटो है, ये लोग लेके आते हैं डिलीवरी बॉय, गिग वर्कर्स ही तो हैं। एक प्लेटफॉर्म उनके लिए होता है और उस प्लेटफॉर्म से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओला से कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर हम लोग ये प्रोजेक्ट वर्क, या मेनली इट इज अ प्लेटफॉर्म जॉब। प्लेटफॉर्म होगा, जैसे ओला का है, ओला का ड्राइवर, ओला का गाड़ी होगा और प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करेगा दैट विल बी द ओला एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये याद रखिएगा, दिस इज बेस्ड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट। इसका फायदा ये था कि जो वर्कर्स थे उनको इंडिपेंडेंस मिलता था, फ्रीडम, कि कब वो ज्वाइन करे कब नहीं ज्वाइन करे उनके मन का बेसिस था। ओला का स्विच ऑन किया, ज्वाइन कर लिया, स्विच ऑफ करके घर चले गए। उनको संडे को हो या मंडे हो छुट्टी नहीं मांगनी, मोबाइल ऑफ किया, दे आर वर्किंग, दे आर गोइंग देयर होम, अपने घर का भी काम कर रहे हैं। पहला फायदा ये था। दूसरा फायदा ये था कि उनका अपना कट मिलता था। जैसे होता है ना कि प्रॉफिट हो रहा है उसमें कुछ परसेंटेज जो भी इंसेंटिव मिलते थे वो थे। तीसरा फायदा ये था कि वो एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आप वर्क करेंगे कहीं पे तो वो आपको दूसरी जगह वर्क करने से प्रोहिबिट करता है कि हमारा वर्क कंडीशन कॉम्प्रोमाइज होगा। इसमें था कि आप अपने मर्जी से कीजिए, आप कहीं और भी करना चाहते हैं वो कीजिए। नॉर्मल गिग वर्कर्स यही माना जाता था कि वो ऑलरेडी परमानेंट जॉब करते हैं और एक्स्ट्रा जॉब के लिए दे आर गोइंग फॉर द दिस गिग वर्क, दिस वाज द मेंटालिटी। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा कि जो गिग वर्कर हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो सोशल सिक्योरिटी थी कि कब जॉब से निकाल दिया जाए, कब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, उसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं था, लॉ नहीं है। क्योंकि ओला का जो उनका वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप है दैट इज बेस्ड ऑन द जो हम लोग रिव्यू देते हैं, होता है ना 5 पॉइंट्स, आपका हमेशा जाएगा ओला से उतरिएगा तो कहेगा प्लीज मैम आप रिव्यू दे दीजिएगा, होता है ना। तो ऐसे केस में ये होता है कि एक्चुअल जैसे होता है कि मैं ओला लेके गया, मुझे जाना है ये छात्र संघ चौराहे पे, मैंने कहा नहीं मुझे बेतिया हाथा लेके चलो, नहीं गया, तो कहीं ना कहीं हमने 1 रेटिंग दे दी
और कोई कोई आपको खुश कर दिया तो उसको आपने 5 रेटिंग किया। तो ऐसे में कई बार जो सही ड्राइवर था, सही वर्कर था और आप गलत थे, लेकिन आपने निगेटिव रेटिंग दिया, रेटिंग निगेटिव गई, तो कहीं ना कहीं एक जस्टिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था। वो अपना नोट करते रहते हैं ओला वाले रेटिंग, और एक उनके पास आता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट किया जाता है। नॉर्मली ये होता है कि आप कहीं ऐसे जॉब कर रहे हैं तो आपको टर्मिनेट किया जाता है, तो प्रॉपर एक कमिटी बैठती है, कमिटी बैठ के जस्टिफाई करते हैं कि आपका काम सही नहीं था, 3-4 लोग इंडिपेंडेंट किया जाता है। तो ऐसे में सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। आर यू गेटिंग ना? दूसरी चीज ये थी कि जो हमारा ये मेंटल ऐसा था कि ये लोग पार्ट टाइम वर्क करते हैं, लेकिन जो अभी सर्वे हुआ है 95% ऑफ दीज वर्कर्स, गिग वर्कर्स, दे आर द फुल टाइम। उनको टाइम ही नहीं मिलता है। अरे जो डिलीवरी बॉय है कहाँ से अलग से टाइम मिलेगा? अगर उनको 50 भी डिलीवरी देना है पूरा दिन चला जाता है, और उसके बाद उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि दे कैन डू अदर वर्क्स, दैट इज द अदर थिंग। तो कहीं ना कहीं इस पे डिबेट चल रहा है कि एक नया लॉ आना चाहिए दैट शुड एड्रेस द कॉन्सर्न ऑफ दिस गिग वर्कर्स एज वेल। जो हम इंडिपेंडेंस की बातें करते थे वो सब चीजें नहीं है, क्योंकि गिग वर्कर्स का ये हम कहते थे कभी भी आए कभी भी जाए। धीरे धीरे जो ये प्लेटफॉर्म है ओला और ये जोमेटो, जितनी भी ये डिलीवरी है, उन्होंने अब रूल लगा दिया कि उन्हीं को इंसेंटिव मिलेगा जो एक सप्ताह में इतने दिन काम करेंगे। तो अब मजबूरी में उनको सप्ताह में 5 दिन 6 दिन अपना ज्वाइन करना ही पड़ता है। जैसे पहले हम लोग सोच रहे थे ना कि उनका मन करे गए आए और गए, लेकिन जब उन्होंने इंसेंटिव लगा दिया तो आपको भले डायरेक्ट नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली कह रहे हैं ना कि आप वीक में 6 दिन आप ज्वाइन कीजिए, इतने घंटे के लिए ज्वाइन कीजिए। दैट इज द मेन थिंग। इसको लेके ये डिबेट चल रहा है, इस पे लॉ नहीं है अभी तक। जो हमारे 4 लॉ है सेंट्रल लेवल पे, 4 कोड, दैट आर नॉट डायरेक्टली एड्रेसिंग द गिग वर्कर्स। अभी तक है जो फॉर्मल वर्कर हैं उन्हीं को एड्रेस करते हैं। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मल वर्कर जो नॉर्मल, जिनकी पे स्लिप में नाम होता है, जिनको सैलरी आती है, इनकी तो सैलरी नहीं आती है। दे हैव द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे वर्क ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल रिन्यूएबल। होता है ना कि अगले साल फिर रिन्यू करते हैं। जैसे नॉर्मल आपका जब जॉब होता है ऐसे रिन्यू नहीं होता है। दैट इज द कंटिन्यूअसली अंटिल एंड अनलेस यू आर टर्मिनेटेड। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है गिग वर्कर का कॉन्सेप्ट, क्या दिक्कत है, क्यों ये सब चीजें डिबेट में। दैट इज द मेन थिंग। ये चाइनीज वॉक है, दे आर फाइंडिंग, अभी क्रॉस बॉर्डर भी आ जा रहे हैं इंडिया में। मेनली ये चाइना के बॉर्डर के उस तरफ थे, और डेमचौक का नाम बीच में न्यूज में था। यहाँ पे इंडिया और जो चाइना का आदमी था, थोड़ा सा आपस में हल्का सा झड़प था। थोड़ा सा चाइना बॉर्डर पे बंदूक नहीं चलता है, चाइना बॉर्डर पे हाथ पांव से ही लड़ाई कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमारा कांटेक्ट है। दिक्कत ये है कि जो चाइनीज बॉर्डर है वो एकदम हाईएस्ट माउंटेन पीक पे है। वहां पे हम कुछ भी करना, जैसे एक फेंस लगाना या वहां पे आर्मी को रेगुलर पेट्रोलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहां पे दूर दूर पोस्ट होता है आर्मी का, और कभी कभी ये पेट्रोलिंग करने चाहते हैं। और वहां का जो बॉर्डर है डिमार्केटेड नहीं है। उस समय जब 1947 में हम आजाद हुए या उसके पहले इतना हमारे पास था ही नहीं। आप सोचिए, जब हम आजाद हुए इंडिया के पास सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर था, चाइना के पास वो भी नहीं था। जब हम आजाद हुए, चाइना के प्रधानमंत्री को या उनके प्रीमियर को कभी कहीं जाना होता था, इंडिया का हेलीकॉप्टर जाता था। आज गेटिंग ना? तो उस समय कंडीशन इतना था कि उतने हाइट पे जाना और चीजों को कंट्रोल करना क्लियर नहीं था। तो पहले जो ट्रेडिशनल कन्वेंशन थे कि इस गांव के लोग इस तरफ रहेंगे, इस गांव के लोग इस तरफ रहेंगे, उसी कन्वेंशन पे बॉर्डर है। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर फिर भी डिमार्केटेड है, बांग्लादेश का फिर भी फेंसिंग है, लेकिन जो चाइनीज बॉर्डर है, खासकर जो कश्मीर वाला एरिया है, हिमाचल है, वहां पे डिमार्केटेड नहीं है। इसीलिए वहां पे हम में उनमें काफी लड़ाइयां हैं। और कई अंग्रेजों के टाइम में 1-2 एग्रीमेंट हुए। जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। 2 कन्वेंशन हुए। 2 कन्वेंशन में एक टाइम पे चाइनीज जो मोनार्की थी वो कमजोर थी, और जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वो मजबूत थी, वो कमजोर थे। तो इन्होंने अपने अनुसार डिक्टेट किया। तो उसमें जो लद्दाख का अक्साई चीन वाला है उसको इंडिया में कर लिया। फिर दोबारा चाइना का एक पावरफुल मोनार्क आया, और तब इन्होंने ब्रिटिश से किया उस वाले कन्वेंशन में जो अक्साई चीन है उसको इन्होंने अपने में दिखाया। तो इसी 2 को लेकर डिबेट है। जैसे अक्साई चीन एक कन्वेंशन में इंडिया की तरफ था और दूसरे कन्वेंशन में चाइना की तरफ था। वही चाइना अपने तरफ लेके कहता है कि ये तो कन्वेंशन हम ये मानेंगे क्योंकि पुराने वाले में हम कमजोर थे, आपने हमारा मिसयूज किया। तो इसी को लेकर अभी तक डिबेट है। अभी भी जो लड़ाई चल रही है अक्साई चीन को लेके, कि वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे में था, और दूसरे कहते हैं कि हम एक कन्वेंशन को मानेंगे। तीसरी चीज है कि डिमार्केटेड नहीं है, क्योंकि इतने हाई हिल्स हैं, तो उसमें हिल्स का मान लिया गया कि हिल्स के इस तरफ का इंडिया है, हिल्स के इस तरफ का
चाइना है, लेकिन अब हमारे पास भी टेक्नोलॉजी इतना है कि हम बॉर्डर पे जा सकते हैं, चाइना भी जा सकता है, रेगुलर कम से कम पेट्रोलिंग होती है। अब क्लेम करने के लिए कि ये वाला एरिया आपके पास है, ये वाला एरिया मेरे पास है, क्या करते हैं कि अब तो कोई फेंसिंग है नहीं, तो प्रूफ जब भी लड़ाई होता है आप क्या करेंगे, तो चाइनीज हमारी तरफ आके क्या करते हैं कि अपने तरफ का बिस्किट उस्किट खा के फेंक के जाते हैं कि कल को जब सर्वे हो तो ये हम दिखाएं कि यहाँ पे चाइनीज लोग रहते थे, हमारा प्रूफ है। बस यही हो रहा है, झड़प जो हो रहा है कि जब हमारा वहां पे आर्मी का पेट्रोलिंग नहीं होती तो चाइनीज विल बी इंटरिंग और वो अपना चाइनीज लैंग्वेज में लिख के जाते हैं, ताकि कल को जब हम कुछ भी कराएं तो क्लेम के लिए यही होता है ना। जैसे आपके दो लोगों में जमीन की लड़ाई चल रही है, तो कल आप क्या करेंगे, यहां तक तो मैं खेती करता था, अभी नहीं हो रहा है ना वहां पर। कभी आप हिमालय में, हिमाचल गई हैं, कुल्लू मनाली गई हैं, आप जाइएगा देखिएगा कि वहां पे बहुत हाई हाई ऊंची हिल्स है, वहां पे जाना मुश्किल होता है। तो वहां पे अभी भी यही होता है ना कि एक जो पहले का कन्वेंशन है उसी को करके। दूसरी लड़ाई इस चीज को लेके है, जैसे कि हमारा प्रॉपर वहां पे जमीन पे बॉर्डर नहीं किया था, हमने मैप पे बॉर्डर बनाया था। जैसे आप मैप पे ये बॉर्डर बना दी, ठीक है, अपने मैप पे बना दी, लेकिन जो मैप आपके छोटे से पन्ने में दिखता है, जब आप जमीन पे जाते हैं वो मैप बहुत बड़ा होने लगता है। ये जो एरिया है ये पहले बहुत छोटा दिख रहा था, अब मैं जूम कर रहा हूं, ये बड़ा होते जा रहा है। जो पन्ने पे एक पतला सा लाइन दिखता है, आप जमीन पे जाते हैं वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। आर यू गेटिंग ना, कि आपको जैसे गोरखपुर बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन गोरखपुर उतना छोटा थोड़ी, जमीन पे तो बहुत लंबा है। सेम इज हैपनिंग विद देयर कि इंडिया और चाइना ने जो मैप बनाया था, अब इंडिया का रहता है कि यहां वाला मैं मानूंगा, ये वाला कोना जब लाइन पे जाते हैं चौड़ा करके तो इस वाले कोने को ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, और जो उधर का साइड है वो कहेगा ये वाला कोना हमारा है। इसको लेकर लड़ाई चल रही है। चीजें क्लियर हो रही है क्यों लड़ाई है, क्योंकि जमीन पे नहीं डिमार्केशन है, मैप पे डिमार्केशन था। लेकिन मैप को जब आप जमीन पे जाते हैं जूम करके तो बहुत लंबा हो जाता है, वो लाइन आपको दिखता है लेकिन वो लाइन 8 किलोमीटर के आसपास है। तो वही क्लेम अभी भी है। आप इंटरनेशनल रिलेशन में इसको बहुत हम लोग एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। एक चीज और लेके चाइना के साथ लड़ाई है, चाइना के साथ जो दूसरी लड़ाई है, जैसे तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और काफी इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म में, ठीक है। तवांग पहले वो चाइना में था, लेकिन जब अक्साई चाइना को चाइना ने ले लिया तो तवांग में जब हमारी इंडियन आर्मी गई, ऐसे घूमने गई, इंडिया अभी क्लेम नहीं कर रहा था तवांग को अरुणाचल प्रदेश में। जब तवांग में इंडियन आर्मी गई तो वहां के लोगों ने काफी जैसे सम्मान से ढोल बजाए नहीं होता, नगाड़े लेके काफी सम्मान उम्मान के माला वाला पहनाए, और ऐसे लगा कि पीपल आर लाइकिंग अस इंडिया को। तो हमने वहां जाके अपना पोस्ट क्रिएट कर लिया। पहले जब आजादी की बात के टाइम की बात बता रहा हूँ, 1950 के टाइम में आर्मी सिर्फ गई थी विजिट करने, वो क्लियर कट तवांग उनके में था। अब उसको लेके जो चाइना है वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को कहती है हमारा है, हमने सिर्फ तवांग पे करा क्योंकि पीपल वर सो मच लाइकिंग टू द इंडिया। क्योंकि चाइनीज ने ऑलरेडी जो तिब्बत वाले एरिया पे था बुद्धिस्ट के खिलाफ जाके कैप्चर कर लिया था, वो तो ऑटोनोमस रीजन था, तो इसको लेके काफी ये सब चीजें पेचीदा हो जाती हैं। तो जो अक्साई चाइना है वो चाइना अपना क्लेम करने लगता है, और जो तवांग है वहां पे हम अपना क्लेम करने लगते हैं। दैट इज द मेन थिंग ऑफ द डिबेट, जो हमारे बीच में लड़ाई, डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट है। तवांग अरुणाचल में है, दैट इज वेरी फेमस। अभी तो वो क्लेम करते हैं ना, चाइना इज क्लेमिंग द होल अरुणाचल इज देयर, क्योंकि वहां का जो लोगों का फेशियल बनावट है या लोगों का जो भाषा है, दे आर वेरी क्लोज टू द चाइनीज लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। लेकिन ये है कि हमेशा से जो उनका इंटीग्रेशन था वो इंडियन की तरफ था, और इंडिया का जैसे बिहेवियर भी खासकर उस समय, जैसे हम लोग एक पीसफुल कंट्रीज था, और चाइनीज का बुद्धिज्म के खिलाफ जो दलाई लामा थे उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज था, और बहुत से बुद्धिस्ट उन्होंने मांग को मारा भी, तो इसलिए जो इंडिया के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। आगे गेटिंग ना, इसको हम बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे उस समय, लेकिन अभी जस्ट एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है इसका ये मैं बता रहा हूँ। क्लियर हो रही है ये चीजें, क्या डिस्प्यूट है, क्यों हम आपस में थोड़ी थोड़ी चीजों पे कॉन्फ्लिक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि 1990 से ही अभी तक हमने गोली नहीं चलाया है। अभी भी जो भी डेथ हुआ था वो हाथापाई से हुआ, वो पहाड़ इतना है कि वो धक्का दे देते हैं तो खाई में गिर के डेथ हो जाता है। गोली नहीं चली है अभी भी कहीं पे भी, जो चाइनीज बॉर्डर है एक भी फायरिंग नहीं हुई है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, यहां पे डिस्कशन हो रहा है कि लैटरल एंट्री, गवर्नमेंट ने अभी
एक नोटिफिकेशन दिया था कि नियर अबाउट 45 पोस्ट जो है सेक्रेटरीज लेवल पे वो डायरेक्ट रिक्रूट करने जा रहे हैं। तो यहां पे अब आ रहा है व्हाट इज द लेटरल एंट्री। यहां पे 2-3 दिन से कंटिन्यूसली न्यूज में चल रहा है कि यूपीएससी ने रिक्रूटमेंट किया है बाय द लेटरल एंट्री, जो होता है सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरीज के पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूट किए हैं। लैटरल एंट्री का मतलब होता है जैसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट कैसे होता है कि यूपीएससी का एग्जाम हुआ, एग्जाम में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको आईएएस का छोटा छोटा पोस्ट दिया जाता है, फिर 10-12 साल बाद उनको सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर ये सब बनाया जाता है। दैट इज द मेन ट्रेंड। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन किया कि जो पोस्ट 12 साल 15 साल बाद दिया जाता था एक्सपीरियंस के बाद, वो डायरेक्ट इन्होंने डिक्लेयर किया कि वहां पे हम डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे। लैटरल एंट्री का मतलब समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट हायर पोस्ट पे विदाउट यूपीएससी के एग्जाम्स एंड विदाउट द एक्सपीरियंस, जो होता है ना प्रमोशन वाला लिंक को हटा के डायरेक्ट इन्होंने रिक्रूट किया। और रिक्रूटमेंट का ये है कि इन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन नहीं है। जो नॉर्मल जो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही है तो वो जनरल स्टडी के बेसिस पे होती है, कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पीएचडी किया किसी एरिया में। यूपीएससी का जो भी टॉपिक है वो जनरलाइज है, इसीलिए सबके आगे उन्होंने लिखा है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर। आप उसमें डीप में नहीं जा सकते हैं। आपको नॉर्मल जानना होता है कि हाउ द लॉन्च पैड वर्क, उसके एकदम आप मटेरियल पे रिसर्च नहीं करते कि ये मटेरियल क्यों नहीं है, वो मटेरियल क्यों नहीं है। आप नॉर्मल जानते हैं कि उसके 4 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, पहला लिक्विड होता है, दूसरा सॉलिड होता है। इतने तक बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, जनरल इंफॉर्मेशन लाइक ए कॉमन पीपल नो। लेकिन कुछ कुछ एरिया है जहां पे स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो नॉर्मल सिविल सर्वेंट रिक्रूट कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सब चीज पता होता है, लेकिन उनको एक्सपर्टाइज नहीं होता है, उनको स्पेशल नॉलेज नहीं पता होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि मानिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें कोई पीएचडी किया है, रिसर्च कर रहा है, उसका डायरेक्टर बन गया, मानिए इसरो का या किसी का भी, उन्होंने अच्छे पोस्ट पे कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे हम डायरेक्ट उनको सिविल सर्विस बना दें। अगर उसके बारे में कोई हमें पॉलिसी बनाना है, जो आईएएस का रिक्रूटमेंट, जैसे इनका कहना है कि मानिए इनकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, तो वहां पे हम नॉर्मल आईएएस को प्रमोट करके उसका सेक्रेटरीज बनाए। उससे अच्छा है कि किसी साइंटिस्ट को डायरेक्ट ला के भर्ती कर दें, वो 10 साल डीआरडीओ में काम किया हो या 10 साल इसरो में काम किया हो। क्लियर हो रहा है ये। लेकिन इसका विरोध ये चल रहा है कि अगर आप डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे, आपको तो स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, लेकिन बायसनेस स्टार्ट हो जाएगा ना। जो गवर्नमेंट चाहेगी, जिनके खास लोग होंगे, आप उनको डायरेक्ट भरेंगे। ऐसे तो नॉर्मल एक क्लियर कट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि यूपीएससी का एग्जाम है, फॉर्म भरा, उसके बाद आपका प्रमोशन होके जा रहा है। दैट इज द क्लियर कट। दूसरा इस पे डिबेट हो रहा है कि जो आप डायरेक्ट जब करने लगेंगे उसमें रिजर्वेशन का जो आपका पॉलिसी है वो तो निगलेक्ट होगा। ऐसे आप प्रॉपर रूप से निकालते हैं कि 800 सीट है, इतना परसेंट एससीज के लिए है, इतना परसेंट ओबीसीज के लिए है और इतना परसेंट जनरल के लिए है। लेकिन जब आप, क्योंकि अभी तक जो भी देखा गया है, अभी तक आप देखिएगा कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है ऊपर लेवल पे, जो हमने रिजर्वेशन पॉलिसी निकाला है उसके थ्रू हम लोअर लेवल पे तो रिक्रूट कर ले रहे हैं। प्रमोशन में भी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। जो हायर पोस्ट पे है वहां पे जो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद दिस जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, इसको आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। तो जितनी भी कास्ट बेसिस पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसका विरोध कर रही है। दूसरी जो विरोध हो रहा है ट्रांसपेरेंसी को लेकर हो रहा है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं रहेगा, गवर्नमेंट बायस हो जाएगी। अब इन्होंने आरोप लगाया कि जैसे अभी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी इसको लेकर विरोध कर रहे थे, तो बीजेपी ने कहा कि ये तो आप ही का पॉलिसी था, क्योंकि 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया था यूपीए की गवर्नमेंट ने, और उनके जो मेन लीडर थे वीरप्पा मोइली, ये अध्यक्ष थे उसके, तो इन्होंने ये लाया था। तो उस समय ये लाया था कि हम कुछ मामले में लाएंगे और एक्सपर्टाइज के मामले में 5 साल 10 साल कर देंगे। लेकिन अभी जो वीरप्पा मोइली कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट का कोशिश है कि पूरा का पूरा आप रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं तो एक्सेप्शनल केस में बोला था, एक्सेप्शनल केस में भी मैंने 5 साल 10 साल के लिए किया था, उसके बाद उनको वापस भेज देना था जब तक उनकी नीड है। जब पॉलिसी फॉर्म हो जाए तो आप जाइए। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट का अभी देखा जा रहा है टेंडेंसी, दे आर टोटली वांट टू रिप्लेस दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन विद दिस
lateral entry, that is the main point of discussion. दो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया है, एक 68 में आया था और दूसरा 2005 में आया था। वो लोग डिफरेंट एरिया में रिफॉर्म के लिए अपना रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं कि व्हाट इज द मेन थिंग, व्हाट इज द डिबेट। तो इस पे अभी बहुत चलने वाला है, क्योंकि इस पे तो अब चलेगा डिबेट, गवर्नमेंट अपना जस्टिफिकेशन लाएगा, अपोजिशन अपना उसको क्रॉस करेगा, तो हम फर्दर इसको देखेंगे। बेसिक्स चीजें क्लियर हो रही है कि व्हाट इज द लेटरल एंट्री, व्हाट इज दिस, बताइए आप लोग। या इस पे दिया हुआ है कहीं पे डायरेक्ट, जैसे बड़ा पोस्ट जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ, डायरेक्टर हुआ, डिप्टी सेक्रेटरी हुआ, दे गेट दिस जॉब आफ्टर द 10 12 15 years ऑफ द एक्सपीरियंस, नॉट डायरेक्टली। होता है ना कि एक्सपीरियंस का कुछ अल्टरनेटिव नहीं होता है, आप कितने भी टैलेंटेड होते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं है तो योर डिसीजन विल बी नॉट दैट मच मेच्योर, मेच्योरिटी नहीं झलकेगी, दैट इज द मेन थिंग यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि स्पेशलाइजेशन नहीं है, हमें उस लेवल पे कहीं कहीं पॉलिसी फॉर्म करना है तो स्पेशलाइजेशन चाहिए। एंड जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई सेक्रेटरी हो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, तो वहां पे अब अगर एमएस स्वामीनाथन जैसे लोग आ जाएं, वो भले ही आईएएस का एग्जाम नहीं निकालें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास जो क्वालिटी है रिकमेंडेशन का वो काफी स्ट्रांग होगा, काफी ज्यादा बेहतर होगा। योग्यता ये है कि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस देखेंगे, लेकिन वो जैसे एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं होगा, जैसे हम लोग यूपीएससी का एग्जामिनेशन करते हैं कि सबको बैठना है, ये तो फिर भी बीसीसीआई डायरेक्ट गवर्नमेंट का पोस्ट नहीं है, वो तो एक, हाँ वहां पे तो कर सकते हैं, वहां पे तो अलग है, लेकिन जो गवर्नमेंट पोस्टेज है वो तो एक बीसीसीआई अलग एंटिटीज है, उनका तो जो फॉर्मेशन हुआ है वो कंपनीज एक्ट के द्वारा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दैट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट, वो तो अलग एक बॉडी है। लेकिन जो आईएएस पीसीएस सेक्रेटरी होते हैं वो तो गवर्नमेंट पोस्ट है ना, वहां पे तो गवर्नमेंट के पैसे से आप सब कुछ पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो नॉर्मल प्रोसेस है, लोगों को लगता है, अभी भी लोगों को जो गरीब है उनको यही लगता है कि सबसे इजी तरीका जो अमीर बनने का है या अपने डेस्टिनी बदलने का है कि आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम निकालें। एक गरीब के लिए यही है ना, बिजनेस में सक्सेस होना बहुत कठिन बात है, उनके पास उतना कैपिटल नहीं है, उतना उनके पास सोशल रीच नहीं है, लेकिन लगता है कि मेहनत करूंगा 10-12 घंटा 3 साल पढ़ लूंगा तो कहीं ना कहीं आईएएस पीसीएस निकल जाएगा तो मेरी डेस्टिनी बदल जाएगी। अभी भी यही है, भले निकलता नहीं, अभी भी आप जो रिजल्ट आता है देखिएगा कहीं ना कहीं अपर क्लास एंड अपर कास्ट का ही डोमिनेशन है। मुश्किल से रेयर केस में कुछ आपको एक्सेप्शनल मिलेगा, जो रिजर्व सीट है वो, या कुछ एक्सेप्शनल केसेज है वहां पे मिलेगा। लेकिन अगर आप ये भी हटा देंगे तो एक कॉमन मैन के पास नहीं रहेगा, वो बिजनेस करना बहुत मुश्किल बात है और उसमें आपको सक्सेस करना और भी मुश्किल बात है, दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे इसी को लेके चल रहा है कि जो आप ओवरऑल एक गरीब के लिए या जितने भी बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए एक तरीका दिख रहा था, उसको भी आप ब्लॉक कर रहे हैं, उसको लेके डिबेट चल रहा है। लैटरल एंट्री का मतलब इतना तो बेसिक्स तो समझ में आता है ना कि क्या है, कि हाईयर पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं, और पहले ये था कि 5-10 साल का था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो परमानेंट कर दे रही है, दैट इज द मेन डिबेट। उसका रिकमेंडेशन जो आया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो पहला आया था, सेकेंड आया था, उन्होंने दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में आया था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको नोट कर दीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में इसको रिकमेंड किया था, दिया तो है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में दिया था, बिरप्पा मोइली इसके मेन हेड थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005, क्लियर है, दिख रहा है ये, नोट डाउन हो गया। Next important news that we are going to cover is the Clean Ganga Mission head flags slow pace of the project। यहाँ पे देखिएगा गंगा को लेके काफी डिबेट था, बीच में गंगा का इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था कि उसमें नॉर्मल जो स्पीसीज थे उनका भी रहना मुश्किल हो गया था, कई स्पीसीज थे डेथ हो रही थी, डॉल्फिन सबका डेथ हो रहा था। तो ऐसे केस में हमने प्रोजेक्ट बनाया कि वी शुड स्टार्ट विद द क्लीनिंग ऑफ गंगा। इसमें हमने कई चीजें लाई, जैसे कि हम पहली बार नदी को क्लीन करेंगे, साथ साथ उसके आसपास के जो एरिया है नदी के किनारे उसको एफॉरेस्टेशन करेंगे, और तीसरी चीज जो आसपास के विलेज है उनको भी हम डेवलप करेंगे इन ए सच ए मैनर कि वो जो नदी का और उनका नीड है वो बैलेंस रहे।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें। तीसरी चीजें हमने ये लाया था कि जितना भी सीवेज है जो फैक्ट्रियां डालती हैं, कहीं ना कहीं उसका पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्चार्जिंग। उसके लिए हमने नियर अबाउट 34,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट बनाया था। नियर अबाउट दिस वाज द 37,550 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो यूज ऑफ मनी है, उसका ही नहीं हो पा रहा है। अभी तक जो यूज है 15,000 करोड़ ही हुआ है और बाकी जो पैसे अनयूटिलाइज रखे हुए हैं कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम यूज करें। कैन यू, आपको समझ में आ रहा है कि चीजें नहीं है, लोग लग रहा है कि होनी चाहिए, पैसे दे दिए गए, पैसे यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ये लेवल है। दिस इज वाई, क्यों है ऐसा? इनइफिशियंसी और इनसेंसिटिविटी है कहीं ना कहीं, तभी तो है कि पैसे आपको 37,000 करोड़ दिए गए, यू हैव यूटिलाइज जस्ट द 15,000 करोड़। और यहाँ पे डिबेट ये चल रहा है कि जो गंगा का अभी भी जो हेल्थ है वो सही नहीं हुआ, दैट इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड कंटिन्यूअसली, उसमें निगेटिव तरीके से इंपैक्ट आ रहा है। तो ये है, आप लिख लीजिएगा कि जो नेशनल गंगा मिशन when we started it, मेनली इसको हम 2011 में स्टार्ट किए थे और इसमें जो मेन कंपोनेंट है सीवेज ट्रीटमेंट है, देन गंगा रिजुविनेशन और थर्ड है एफोरेस्टेशन। आसपास हम फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करेंगे और जो मॉनिटरिंग है कि जितनी भी इंडस्ट्री से एफ्लुएंट निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, उसको मॉनिटर करेंगे कि कितना मात्रा में पोल्यूटेंट्स है एंड आफ्टर दैट वी विल हैव द पब्लिक अवेयरनेस। जैसे आम जनता को नहीं पता होता कि क्या चीजें नदी में डालनी है, क्या चीजें आपको कूड़े वाले को देना है फॉर द ट्रीटमेंट। जैसे होता है ना कि हम जाते हैं पूजा पाठ करने, बहुत सी चीजें जो बची होती है हम नदी में फेंक देते हैं, या और भी चीजें कहीं ना कहीं हम नदी में फेंक देते हैं। तो अवेयरनेस लोगों को नहीं है, लोगों को नहीं, आप कॉमन देखिएगा लोग पैसे निकाल के फेंक देते हैं, लगता है कि यहाँ पे चढ़ेगा, कहीं ना कहीं दैट मेटल इज हार्मिंग द फिश। वो फिश अगर खा लेगा तो उसको अटकता है और कहीं ना कहीं उसके लाइफ के लिए थ्रेटनिंग होती है। तो मीनिंग द थिंग दैट पीपल डोंट नो, जैसे हम कल्चरल करते हैं लेकिन वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं होता है, दैट इज द मेन रीजन। तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, जैसे इंक्रोचमेंट है एरिया जो रिवर का है, हम रिवर एरिया में जो आप किनारे देखिएगा, लोग जाके वहां पे जो फ्लड का बैंक होता है वहां पे अपना घर बना लेते हैं या वहां पे कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। पहली बात कि जो नदी का रास्ता होता है दैट चेंज नियर अबाउट 2-3 किलोमीटर तक उनका बैंक में चेंज होता है और कहीं ना कहीं अगर आप वहां पे अंदर इंक्रोच करने जाते हैं तो वही मेन कॉज होता है फॉर द फ्लडिंग। फ्लड जो हमारे वहां देखते हैं, एक कॉज तो ये भी होता है नेचुरल पाथ आप चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब रिवर अपना पाथ अननेचुरली चेंज करती है तो दूसरे एरिया में वो एंट्री करने लगती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंटरवेंशन चाहिए, जो भी चीजें हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें और उसके बाद उसको चेंज एंड रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करें। दैट इज द मेन एम ऑफ दिस नेशनल गंगा मिशन। इसको बाद में नमामि गंगा प्रोग्राम के नाम से भी चेंज कर दिया था। क्लियर है ये? तो ये आपको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। दिस आर द डेडिकेटेड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। केवल गंगा के लिए ही नहीं है, इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके लिए भी दिस प्रोजेक्ट इज देयर। जैसे इसके गंगा के कौन कौन ट्रिब्यूटरीज हैं? गंडक, घाघरा, राप्ती, जो गोरखपुर में है ये भी तो जाके गंगा में ही मिलती है, ये सब ट्रिब्यूटरीज है ना, सहायक नदियां। ओके, यमुना, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का की एक्टिविटीज ये नोट कर लीजिए। द फर्स्ट इज द सीवेज ट्रीटमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इट इज द घाट रिजुवनेशन। रिजुवनेशन का मतलब समझ में आ रहा है, जो चीजें हैं दोबारा उसको सही ढंग से चीजें करें, घाट टूटे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं फिर से रिपेयर करें, दैट इज द रिजुवनेशन। एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को आप दोबारा जहां पे कटा हुआ है दोबारा लगाए। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जो हम इंडस्ट्री से चीजें निकलती है, केमिकल्स एंड जो भी हॉट वाटर है वो एफ्लुएंट होता है, उसका हम मॉनिटरिंग करें, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग। पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ही जाके उसको मॉनिटर करेंगे, वही इंप्लीमेंट करेंगे। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, दीज आर द मेजर पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अभी इसका रिजल्ट आया है, नेशनल
इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें यूनिवर्सिटीज कॉलेज का हम रैंक देते हैं। इंडिया अपना खुद का इंडिकेटर बनाया। पहले हम वर्ल्ड इंडिकेटर लेते थे, इंडिया का रैंक अच्छा नहीं आता था, किसी भी यूनिवर्सिटी का रैंक 200 के आसपास आता था, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी दो यूनिवर्सिटी होती थी या इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ऐसे में हमने कहा कि हम खुद का बनाएंगे, और हमने खुद का बनाया जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब इसमें कई इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम रैंकिंग देते हैं इंस्टीट्यूट को। तो व्हाट आर द दीज इंडिकेटर्स, जैसे कुछ वहां पे बेसिक एमिनिटीज क्या है? यस, रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। जो मेन एरिया है जहां पे हम कंसीडर करते हैं, पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कि क्या वहां पे एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी है या कोई भी कॉलेज है उसमें कितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पहला बेसिस होता है। सेकंड इज द रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कितना पब्लिकेशन हो रहा है, कितने टॉपिक पे रिसर्च हो रहा है, कितना उनका ओवरऑल लोग रेफर कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड इज द ग्रेजुएशन आउटकम, कि जो लड़के पढ़ के या जो इतने भी स्टूडेंट पढ़ के निकल रहे हैं, हाउ मच दे आर प्रोडक्टिव, और कितना वो जाके जॉब पा रहे हैं या कितना जाके नया इंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहे हैं, कितना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, उनका आउटकम कितना है। देन दिस इज बेस्ड ऑन द आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि कितने लोगों, कितने तरीके की डाइवर्सिटी है, कि किसी कॉलेज में एससीज एसटीज वीमेन्स एंड डिफरेंट एरिया है ना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टूडेंट है, साउथ के कितने स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि आपका यूनिवर्सिटी है केवल, जैसे गोरखपुर का यूनिवर्सिटी है तो गोरखपुर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोरखपुर सिटी के ही है, इसमें यह भी देखना होगा कि बिहार से कितने लोग आए हैं, इसमें कितना कास्ट कंपोजिशन है, कितने लोग हैं, वीमेंस कितनी है। तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी मेन इज एसोसिएटेड विद द जो वीकर सेक्शन है उसका कितना प्रेजेंटेशन है। जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है वो तो ऑलरेडी हाईएस्ट प्रेजेंटेशन है, लेकिन वीकर सेक्शन का प्रेजेंटेशन कितना देते हैं, दैट इज हियर। परसेप्शन कितना है, कि जो लोग पढ़ के निकलते हैं उनका भी होता है ना, लोग नहीं कहते आप जाएंगे पूछने कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूं, तो आपके सीनियर कहेंगे नहीं नहीं इसमें मत लेना, इसमें पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है, यहाँ पे जो फैकल्टी है वो प्रॉपर रूप से क्लास नहीं लेती है। तो ये क्या है, परसेप्शन है। परसेप्शन के ही आधार पे दीज आर द इंडिकेटर्स अंडर दैट वी गिव द रैंकिंग। अभी कौन सबसे नंबर 1 पे रैंक आया था ओवरऑल, एक दिन मैं डिस्कस किया था, आईआईटी मद्रास था पहले पे। अब दिक्कत यह है कि अभी जो रैंकिंग हमने दिया है वहां पे काफी पिछले साल से और इस साल से काफी चेंज आया है। अब इन्होंने एनालिसिस दिया है कि चेंज किस बेसिस पे है, कि रियल में चेंज है। यहाँ पे ये देखा गया है कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के इन्होंने कॉलेज को देखा। अब रैंकिंग नहीं आई थी तो लोगों को उतना नहीं पता था कि मैनिपुलेट कैसे करें। अब होता है ना हमारे वहाँ चीजें जुगाड़ से चीजें हो जाती है, कि रैंकिंग ऐसे अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में पैसे लगेंगे, पढ़ाने में मेहनत लगेगा, बच्चों को बाहर से डिफरेंट कैटेगरी से लाने से रिस्क होगा ना, कि आप गरीब बच्चों को लाएंगे वो फी नहीं देगा, कहीं ना कहीं वहां पे चीजें होंगी, आप लोअर कास्ट से लाएंगे वहां पे से चीजें फी नहीं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना है कि आपको प्रॉपर फी भी, पैसे भी चाहिए और आपको अपना रैंकिंग भी हाई करना है। तो उन्होंने मैनिपुलेशन स्टार्ट किया कि भले आपका रिसर्च पेपर पास हो या ना हो, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर आप बढ़ा दीजिए। आप बिना मतलब का 50 जगह पे आप रिसर्च करने की जगह पे आप 500 रिसर्च पेपर दे दीजिए, नए नए जगहों पे दे दीजिए। रिसर्च पेपर निकालने में क्या दिक्कत है, आप इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में है कॉपी पेस्ट करा के दे दीजिए। मेन जब होता है कि क्वालिटी कितना है, तो अभी का जो रैंकिंग है वो नंबर्स देख रहा था, तो बिना क्वालिटी देख रहे थे। तो जो अच्छे कॉलेज हैं जैसे आईआईटी मद्रास हुआ, आईआईटी बॉम्बे हुआ, या जितने भी ये बड़े कॉलेज है, वो क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कि किस लेवल पे हम अपना रिसर्च कर रहे हैं, उसका प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है। आर यू गेटिंग ना? जैसे होता है ना, जैसे मैं आपको कहूं कि आंसर लिखने को आपने बेकार आंसर डेली बेसिस पे 100 लिख दिए, लेकिन मैं अब चेक करने बैठूं तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए ना, हर आंसर में प्रॉपर पॉइंट्स होने चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर कंक्लूजन, जो उसका मेन कोर डिमांड है उसको रिड्रेस करना चाहिए। आप पेपर ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं ना कि इस कैमरे का क्वालिटी कैसे बढ़ा जाए। आप कुछ क्वालिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, बस आप लिखे जा रहे हैं, उस पर क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। आप इस पेन की क्वालिटी पे लिख रहे हैं लेकिन क्वालिटी सच में इंप्रूव नहीं हो रही, सिर्फ आप 10 जगह से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा गया जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इसमें मास्टर हो गए, वो नंबर ऑफ जो पेपर्स हैं, पब्लिकेशन है, वो इंक्रीज कर दिए, लेकिन उनका जो इंड रिजल्ट नहीं है। आपने स्टार्ट किया कि मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा दूंगा, लेकिन सिर्फ आपने पेपर लिखा, इंड में वो क्वालिटी वाला कोई आउटकम नहीं आया, जो इन्वेंशन आना चाहिए था वो नहीं आया, सिर्फ आपने पेपर लिखे कि ऐसे बढ़ सकता है। जैसे
हाँ, आपने पेपर्स वर्क में आपने यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर्स पे ये काफी बढ़िया है। जो प्राइवेट प्लेयर है ऑन द पेपर्स दे हैव शोइंग द लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ पब्लिकेशन, बट द रिजल्ट नहीं आया है। जैसा आपने कहा कि दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पोटैटो, आपने पेपर लिख दिए, लेकिन एंड में जो रिजल्ट का आना चाहिए रिसर्च का, वो आउटकम नहीं आया। आपने वो फार्मूला नहीं दिया, आपने सिर्फ रिसर्च पेपर इंट्रोड्यूस किया, उसको लास्ट में उस पर कोई भी आउटकम नहीं आया। दैट हैज बीन इंक्रीज इनटू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपने क्वालिटी पे ही ध्यान दिया है। दैट इज द मेन थिंग, दिस इज द रीजन कि अभी जो है इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि कई यूनिवर्सिटी जो अच्छे थे उनका रैंकिंग गिर गया है काफी ज्यादा, और कई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कुछ नहीं कर रहे, उनका रैंकिंग बढ़ा हुआ है, काफी ज्यादा उनमें फ्लक्चुएशन है। यही इस चार्ट में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रहा है ये चीजें क्या है कैसे है, इतना डिटेल में बस इतना आप कॉन्सेप्ट जानिए कि क्या चीजें हो रही हैं दिस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ए चेंज इन द इंडिया पावर एक्सपोर्ट रूल्स। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि इंडिया कुछ कंट्रीज को पावर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का पावर। जैसे अभी अदानी ग्रुप था, अदानी ग्रुप बांग्लादेश को दे रहा था पावर। दिक्कत ये है कि हमारे पास एक तो डिफिशियंसी भी है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन कहीं कहीं हमारे पास जहां पे ज्यादा है, सरप्लस है, वहां से हमने सोचा कि दे दे। बांग्लादेश एंड श्रीलंका दो देशों को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कहां से करते हैं? दो कंट्री से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कहां से? एक दिन बताया था, इस पे डिस्कशन हम लोग किए हैं। टू कंट्रीज फ्रॉम वेयर वी आर इंपोर्टिंग, हम ले रहे हैं। बहुत इजी है। पहाड़ों पे, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना इजी है, पहाड़ों से पानी गिरेगा, टरबाइन नचा लेंगे। तो नेपाल एंड भूटान से हम परचेज करते हैं और एक इलेक्ट्रिसिटी। इंपोर्ट हम कर रहे हैं नेपाल एंड भूटान से, और एक्सपोर्ट हम बांग्लादेश श्रीलंका को कर रहे हैं। इंपोर्ट इसलिए करते हैं, हाँ इसलिए नहीं हम करते हैं, जैसे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में हमें संबंध बनाने होते हैं, और वहाँ पे नेपाल और भूटान गरीब कंट्रीज हैं, उनके पास पहाड़ और पानी तो है, लेकिन मशीन टरबाइन लगाने के लिए पैसे नहीं है। तो वो मशीन हम लगाते हैं और हमें पावर शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और हम रिलेशन बनाने के लिए कि भूटान का जो मैक्सिमम उनका इकोनॉमी डिपेंडेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे है, नेपाल का भी वही हाल है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि हमारे पड़ोसी हैं, थोड़ा उनको जरूरत है तो हम उनको हेल्प करते हैं, और उसी में पावर शेयरिंग के अनुसार हम अपना कुछ इलेक्ट्रिसिटी खरीद भी लेते हैं। दैट इज द मेन थिंग। थोड़ा हमें भी फायदा होता है, हम चीप रेट में खरीदते हैं। क्लियर हो रहा है कि क्यों हम वहां से परचेज करते हैं। उनके पास नेचुरली अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जिससे होता है, वाटर एंड माउंटेन है, लेकिन उनके पास कैपिटल एंड मनी नहीं है, दो इंडिया उनको देता है। बांग्लादेश के साथ भी यही है, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हमने जो एक्सपोर्ट किया प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। अदानी ग्रुप है, जैसे यहाँ पे है अदानी का जो ये है झारखंड में, इनका गड्डा नाम का जगह है, वहां पे एक पावर प्रोजेक्ट है। वहां का टोटल जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है सब हम बांग्लादेश को दे रहे थे। ठीक है, अभी तक तो चीजें नॉर्मल थी क्योंकि बांग्लादेश में एक सपोर्टिंग गवर्नमेंट थी इंडिया की। वहां की गवर्नमेंट अभी गिर गई है और वहां पे थोड़ा सा सिविल अनरेस्ट है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, चीजें बदल रही हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट का सिस्टम, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, प्राइवेट एंटिटी है, उसको पैसे चाहिए होगा तभी तो बनाएगा। और यहाँ पे जो गड्डा ये थर्मल पावर प्लांट है, दैट इज द अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो काफी हाई ग्रेड में, जो स्टीम है वो स्टीम का जो कैपेसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं थर्मल एनर्जी का, टरबाइन स्टीम चला के करते हैं ना, स्टीम तेजी से जाएगा तो टरबाइन करेगा। तो कहीं ना कहीं स्टीम बनाने के लिए यहाँ पे हम कोल का यूज करते हैं। कोल जलाया, पानी से स्टीम बनाया और स्टीम से हमने तेजी से उसको मूव कराया तो टरबाइन नाचेगा, और उसके बाद जब टरबाइन मूव करेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। दैट इज द मेन फार्मूला। मैंने सिंप्लीफाई करके इसको अब बताया, ये काफी डिफिकल्ट एक तरीके से टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो यहाँ पे ये यूज हो रहा है, तो ये वाली टेक्नोलॉजी लिख लीजिएगा, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, इसका हम यूज कर रहे हैं। और ये है झारखंड में गड्डा, जगह का नाम है गड्डा। द नेम ऑफ दिस इज द अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, दिखा, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल
थर्मल पावर प्लांट झारखंड में है, गड्डा। ये जगह का नाम लिख लीजिएगा, गोड्डा, झारखंड में है। गोड्डा पूछ सकता है प्रीलिम्स में। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, यहां पे है कि हमारा टेक्नोलॉजी से इफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल में जो स्टीम है उसकी स्पीड काफी हाई होगी और इंटेंसिटी काफी हाई होगी इसके अंडर में। दिस टेक्नोलॉजी अभी न्यू टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में कि कैसे पेमेंट होगा, कम हम पैसे देंगे, किस अमाउंट में होगा, ये होगा। पहले था कि जो ग्रिड कनेक्टिविटी था वो सिर्फ बांग्लादेश को स्पेशल हम लोग प्रोवाइड करते थे कि इस पावर प्लांट से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता था सब हम बांग्लादेश को एक ग्रिड बना के दे देते थे। अभी गवर्नमेंट ने, जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो अभी डर है कि वहां पे थोड़ी सी पेमेंट में दिक्कत होगी। और जो बांग्लादेश की अपोजिशन वहां की गवर्नमेंट पार्टी थी वो आरोप भी लगा रही थी कि इंडिया जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है वो कोल मंगा रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से मंगा के बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इंडिया में कर रहा है और वहां पे बांग्लादेश को इसको सप्लाई कर रहा है। दिस इज द थिंग। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि जो कोल का पैसा है हम वो भी उनसे ले रहे हैं। कोल का पैसा हम जोड़ रहे हैं जो पावर प्रोडक्शन में, हम मानिए हम किसी चीज को, किसी को कुछ चीज सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें दिखाते हैं ना कि कोल में इतना लगा, इसमें इतना लगा। तो कोल का जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोल में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो ओवर एक्सेसिव वैल्यू ऐड हो रहा है। जो कॉस्ट पड़ेगा $250 पर मैट्रिक टन पड़ेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अदानी ग्रुप है वो 400 लगा रहा है, 1.5 गुना से ज्यादा लगा रहा है। इसको लेके वहां पे अपोजिशन चल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बाद में चीजों को लेके इंडिया में भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप ला के कोल मंगा के जला रहे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं और प्राइवेट आदमी का फायदा हो रहा है। थोड़ा इस पे भी डिस्कशन होता है कि एक आदमी के वो प्रॉफिट के लिए प्राइवेट एंटिटी, लेकिन जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा वो सबके लिए होगा ना, वो तो आम जनता के लिए होगा। तो यहाँ पे भी ये भी डिबेट चल रहा है कि फॉर द ओन बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, दैट इज प्राइवेट पर्सन, आप कहीं ना कहीं पूरे आप सोसाइटी का निगेटिव इंपैक्ट ला रहे हैं। यही डिबेट कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी है कि वहां पे जो आप कोल का प्राइस जोड़ रहे हैं या जो भी चीजें हैं उसमें आप मेंटेनेंस का भी कास्ट को लेकर झगड़ा है कि कैपेसिटी एंड द मेंटेनेंस चार्ज जो है ये हाँ 250 पड़ रहा है 400। अभी तो यहाँ कोल का है, जो कोल का चार्ज जोड़ रहा है, जहाँ जो डिबेट चल रहा है वो हम लोग ज्यादा, हम ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं कि ओवरऑल कॉस्ट क्या है। यहाँ पे कोल का जो कॉस्ट को लेकर लड़ाई चल रही है जो पब्लिक डोमेन में है वो है कि 250 आता है और आप 400 उनके में ऐड करते हैं। दूसरा ये चल रहा है लड़ाई, जो डिबेट चल रहा है वो चल रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट अदानी ग्रुप जोड़ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं बांग्लादेश की पार्टियां कह रही हैं कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं भी करते हैं तब भी आप मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ रहे हैं, और कितना भी आप सप्लाई करें, कम करें या ज्यादा करें, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई है। दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द डिबेट। ये चल रहा है। तो ऐसे में ये चल रहा है कि पेमेंट के जो चांस है फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं यहाँ से कट हो जाए। वो नहीं करे बांग्लादेश की गवर्नमेंट, हो सकता है कि दोबारा इस पे डिबेट करे कि आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कीजिए। तो ऐसे केस में हमने यहाँ के जो अदानी ग्रुप है उसके लिए अपना जो ये पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, और इसमें ये किया है कि जो ग्रिड हम बांग्लादेश को सप्लाई करते थे वो हम इन द केस अगर बांग्लादेश पेमेंट नहीं करता है तो इंडिया में भी उस ग्रिड से सप्लाई कर सकें। अभी तक जो उस गोड्डा पावर प्लांट था डायरेक्ट बांग्लादेश से पूरा का पूरा दे देते थे। अभी अब जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें था कि टोटल सप्लाई बांग्लादेश को होगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अब जो ये चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज हो रहा है बांग्लादेश में, इस कंडीशन में हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है और अदानी ग्रुप को ये बोला है कि आप जो इंडियन ग्रिड है उसको भी सप्लाई कर सकते हैं। इन द केस अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो कब तक वो, उनका भी तो अपना खर्चा लगता होगा, तो उनको भी तो पेमेंट चाहिए ना बैक। आपको क्लियर हो रहा है? आप थोड़ी सी सरप्राइज रख रही हैं, चीजें सही चल रही हैं कि हाउ दिस इज गोइंग ऑन। पूरा का पूरा हम बांग्लादेश को दे रहे थे, पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट में यही था।
अभी गवर्नमेंट ने देखा कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हो गई है और गवर्नमेंट ऐसी आ रही है जो एंटी इंडिया हो सकती है, तो ऐसे में कुछ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा जो इंडियन सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसके भी फेवर में जाए। उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि सिर्फ जो बांग्लादेश का ग्रिड है, ग्रिड होता है ना जो बड़े बड़े तारों आप देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन, तो उसको कन्वर्ट हम इंडिया में भी इंटरनली दे सकते हैं। पहले था कि वो ग्रिड केवल बांग्लादेश को जाएगी, अभी इन द केस वो इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको काम करना होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ तो अब बांग्लादेश से कह सकते हैं ना, पहले बांग्लादेश हम डाइवर्ट कर दे तो कहता है कि आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं, अभी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा ना। हमेशा लड़ाई पेपर पे होती है। जब आप इंटरनेशनल, मानिए आप बांग्लादेश चला गया इंटरनेशनल, अडानी ग्रुप, हाँ इंटरनली सप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द डिबेट दैट इज गोइंग ऑन, इसी का तो मेन चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अलाउ द इंडियन पावर एक्सपोर्टर टू रीरूट देयर आउटपुट टू इंडियन ग्रिड्स। इसका मतलब जो पहले हम डायरेक्ट उनको देते थे वापस रीरूट करके इंडियन ग्रिड्स में सप्लाई कर सकते हैं, यही चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है क्या क्या डिबेट है, क्यों हम लोगों ने चेंज किया। डिबेट ये चल रहा है कि वहां से आरोप लग रही थी कि हमारा जो कोल का है कॉस्ट ज्यादा दे रहे हैं बांग्लादेश में, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा है। दूसरा एक चीज और डिबेट में चल रहा था कि जो वहां की अपोजिशन गवर्नमेंट थी वो भी कह रही थी कि खुद की बांग्लादेश की कैपेसिटी ज्यादा है, जो कैपेसिटी है उससे 11,000 मेगावाट आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया से जो सप्लाई है 2,000 गीगावाट के आसपास है, मेगावाट है 2,656, मैक्सिमम अदानी ग्रुप कर रहा है। 6% ओवरऑल इंडिया का जो सप्लाई है उसका 6% अदानी ग्रुप कर रहा है। टोटल जो बांग्लादेश का नीड है उसका 10% इंडिया से ज्यादा है। उस 10% में 6% जो है वो अदानी ग्रुप, जो गोड्डा वाला प्लांट है वहीं से ज्यादा है। क्लियर हो रही है चीजें। क्यों चेंज किया, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाए, इसीलिए हमने लॉ चेंज कर दिया। जो हमारा इंडियन कंपनी है उसके फेवर में हमने थोड़ा सा दे दिया कि आप रीरूट कर लेंगे। हो सकता है ना कि पैसे नहीं मिले, अभी भी हम देखते हैं कि पैसे नहीं मिलते हैं, कभी कभी डीले से आता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दूं और मैं पेमेंट देर से करूं तो कभी कभी दिक्कत होगा ना, क्योंकि उस आदमी ने भी तो अपना पूरा इनपुट खर्चा के लिए लगा रखा है ना लोगों को। वो भी तो कोल मंगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोल आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हो रही है चीजें। डिबेट क्या क्या चल रहा है, दैट इज क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द व्हाट इन्फ्लेम्ड द फार राइट राइट्स इन द ब्रिटेन। तो फार राइट क्या है यहाँ पे, और राइट्स तो दंगे, ब्रिटेन देश का नाम है। फार राइट इज द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जैसे होता है कि एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रलिस्ट पार्टी, नेचर डिस्कस कर रहे थे ना। राइट विंग द कंजर्वेटिव, दे गो फॉर द कल्चर एंड द ट्रेडिशन। लेफ्ट विंग रेडिकल, दे गो फॉर द इक्वालिटी इन द सोसाइटी, इक्वालिटी इन द आउटपुट। सेंट्रलिस्ट पार्टी जो दोनों का हाफ हाफ ले लेते हैं कि हम बहुत एक्सट्रीम है, नहीं हम बहुत रेडिकल है। दैट इज द थिंग। अब ब्रिटेन में हम देखते हैं कि वहां पे भी फार राइट है। जैसे इंडिया में राइट विंग का क्या होता है, रिलीजियस है, वो राइट विंग इंडिया में हिंदुइज्म को लेके प्रमोट करेंगे या इस्लाम को लेके प्रमोट करेंगे, ऐसा है इंडिया में। लेकिन जो ब्रिटेन में है राइट विंग, उसका कल्चरल ये है कि वो जो माइग्रेटेड पीपल है उनके खिलाफ उनका बहुत निगेटिव सेंस रहता है कि वो आके हमारा जॉब खा रहे हैं, वो आके हमारा सोशल जो सिक्योरिटी है उसको वायलेट कर रहे हैं, उनके कारण पूरा वायलेंस है। सारा आरोप जो होता है वो इमिग्रेंट्स पे लगा देते हैं। दैट इज द मेन थिंग। अब ब्रिटेन जैसे कंट्रीज हैं जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे कॉलोनी बनाए हैं, कभी न कभी हर मैक्सिमम कंट्रीज पे उनका रूल था, तो कहीं ना कहीं लोगों का पहले से जान पहचान है तो लोग वहीं जाते हैं। ब्रिटेन में आप देखिएगा इंडिया पाकिस्तान के भी लोग बहुत हैं, अभी हम नहीं देखते, अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही इंडियन बन गए थे। क्यों? क्योंकि हमारा रूट है, वहाँ पे एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज है। सेम इज द विद द यूएस, कनाडा, जहाँ पे हमने पहले से, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि हम लोग गए थे, वो खुद लेके जाना स्टार्ट किए थे। क्योंकि जब कैपिटलिज्म स्टार्ट हो रहा था यूरोप में, डेवलप्ड वर्ल्ड में, यूएस में, तो उनको क्या चाहिए था, उन्होंने फैक्ट्री लगाना स्टार्ट किया था। फैक्ट्री में उन्होंने ये कपड़े बनाने स्टार्ट किए थे। लेकिन कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था। प्लांटेशन के लिए उनको क्या चाहिए था, मजदूर चाहिए थे। उनको बेनिफिट तो खुद चाहिए था, लेकिन मजदूरी वो किसी और से करवाना चाहते थे। तभी उन्होंने व्हाट,
हाँ, स्किल से ज्यादा खासकर जो खेती होता है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, प्लांटेशन है, उसमें बड़ा ज्यादा आपको ये मेहनत करना पड़ता है। धूप हो, आप चाय की इंडस्ट्री में जाइएगा, औरतें पीछे डाल लेके वो एक एक पत्ता वो करती रहती हैं और काफी उनका लंबा वो वर्किंग ड्यूरेशन होता है। तो वहां पे दे वांटेड बेनिफिट, फायदा तो चाहते थे लेकिन मेहनत खुद नहीं करना चाहते थे। और उन्हीं के कैपिटलिज्म के कारण, कैपिटलिज्म क्या प्रमोट करता है? कैपिटलिज्म प्रमोट करता है बेनिफिट, हर काम बेनिफिट के लिए होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो प्रॉफिट उनको चाहिए था लेकिन लेबर नहीं था, तो लेबर के लिए उन्होंने क्या सस्ता चीज ढूंढा कि चलते हैं अफ्रीका से पकड़ के लाते हैं। तो स्लैब जो सिस्टम था उन्होंने ही स्टार्ट किया कि अफ्रीका से पकड़ के ले जाएंगे, उनको बंधक बना के ले जाके प्लांटेशन में, खेती में काम करवाएंगे। फिर उन्होंने इंडिया में जब कॉलोनी किया, कॉलोनियलिज्म जो है ना कैपिटलिज्म का ही बाई प्रोडक्ट है। जो कॉलोनियलिज्म, जो हम ये क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे कॉलोनी, ठीक है बाद में मैं देख लूंगा। ये मतलब अरे ब्रिटेन इंडिया को कॉलोनी बनाया था ना, कॉलोनियलिज्म। जैसे इंडिया है, जितने भी वर्ल्ड में, अफ्रीका, सारे कंट्री को कॉलोनी ही तो बनाया था। तो कॉलोनियलिज्म जो था वो बाय प्रोडक्ट था कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म क्या सिस्टम है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए फॉर द प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट ही चाहिए उनको। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मशीन उन्होंने बना लिया, मशीन से उन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया। मशीन जैसे कैपिटल रिवोल्यूशन के पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले क्या था? हर चीज हाथ से बनाना था, लोग खुद बनाते थे, बेचते थे। तो कहीं ना कहीं हाँ, उपनिवेशवाद, या कॉलोनियलिज्म को उपनिवेशवाद कहते हैं, जो उपनिवेश से ये लोग बनाते थे। कहीं ना कहीं दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटलिज्म। समझ में आ रहा है ये कि ऊपर से जा रहा है? नॉर्मल चीजें हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब आया? 16वीं और 17वीं ईस्वी में आया, न्यूटन ने जब ये मशीन स्टीम इंजन का खोज किया। तो उसी के बाद क्या हो गया? प्रोडक्शन मास स्केल पे होने लगा। आप नॉर्मल हाथ से बनाएंगे, एक चेयर बनाने में आपको मुश्किल से 1-2 दिन लग जाएगा, 2 क्या 3-4 दिन लग जाएगा। खुद आप बनाए जाए, पेड़ काट के लाए, पेड़ काट के फिर आपने उसके 4 पांव बनाए, फिर उस पर आप जाके सिल के सीट उट बनाए, पूरी फैमिली लगेगी, तब भी 1-2 दिन लग जाता था। लेकिन अभी मशीन से आप हजारों रॉड एक बार में निकाल देंगे। मशीन भाई आप डालिए, रॉ मटेरियल निकलने लगेगा। तो ऐसे में मास प्रोडक्शन होने लगा। तो मास तो आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो चीजें लग रही हैं, रॉ मटेरियल इनपुट्स, उसके लिए तो लोग जमीन पे काम करेंगे ना। माइन से जब आपको आयरन निकालना है तो उसमें मेहनत लगेगा, खोदना पड़ेगा, अंदर से लोहा निकलेगा, फिर उसको धोना पड़ता है, फिर छान के आप बेचते हैं, तब मशीन, तब जाके इंडस्ट्री में जाता है। आप चिप्स बनाते हैं, चिप्स बनाना तो आप जब मशीन अंदर इंडस्ट्री में गए तो इजी है, लेकिन उसको क्या करना, पहले जमीन खोदना पड़ेगा, फिर बोना पड़ेगा, बोते वक्त भी आपको बीच बीच में पानी पटाना पड़ता है। ये सब मेहनत का काम है। जब मशीन के पास गया तो चिप्स तुरंत बन जाएगा, 1-2 दिन में आप बना लेंगे। लेकिन जो प्रोसेस है, इनपुट जो लगता है, उसको, उसके लिए तो काफी लंबा प्रोसेस होता है ना। और उस पे जमीन पे यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड। और वहां पे नॉर्मल जो अंग्रेज है वो नहीं जाएंगे, दे आर द एलिट। तो उन्होंने क्या ढूंढा कि अफ्रीका और जहां जहां पे गरीब लोग हैं उनको पकड़ के ले जाके बधुआ मजदूर बना के अपने वहां काम कराए मुफ्त में। प्रॉफिट कैपिटलिज्म अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो भी ये थोड़ा सा सोशलिज्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आ रहा है व्हाट इज द थिंग। माइग्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ यूके में? अब माइग्रेशन का वही ट्रेंड था, जब वो वहां के ले जाते थे तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के सब्जेक्ट बनाते थे। ब्रिटिश के एम्पायर में आप हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता था यूके है। कभी कहीं कोई जैसे केस और जितना भी चीजें हैं लड़ना हो, जाके आपको यूके में होता था। कोर्ट और सब यूके में था, तो आपको केस लड़ने यूके में जाना पड़ता था। तो कुछ लोग बाय द वे चले जाते थे, जैसे इंडिया में भी लोग जाते थे। तो वहां पे लोग पता चला यहाँ तो बड़ा अच्छा चीज है, लोग इजी लाइफ है, हर चीज फैन है वहां पे, हीटर है वहां पे, गीजर है। लोगों को लगा कि लाइफ इजी है, तो लोग वहां पे जाके बसना स्टार्ट किए। लेकिन अब दिक्कत है कि जब माइग्रेशन होता है तो वहां के लोगों का जो जितनी भी चीज, अब जॉब ले जाएंगे ना जो बाहर से आते हैं, कहीं ना कहीं अब उनमें भी जो क्राइम होता है उसका सारा दोषी किसको कहते हैं कि ब्लैक्स हैं या एशियंस हैं, जो हम लोग इंडिया, पाकिस्तान और भी आसपास के कंट्री से जाते हैं। तो वहां पे एक ऐसी पार्टी उभर के आई है जो सारा दोष बाहरी इमिग्रेंट पे दे रही है। और कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव पार्टी कंटिन्यूअसली 10 साल से रूल कर रही थी, 12 साल से, वो वहां के जो इमिग्रेंट्स हैं वही वर्कर होंगे। वहां के जो एलिट है वो तो ऊपर हायर पोस्ट पे होंगे ना, जो वर्कर हैं उनके फैक्ट्रीज में वो भी कहीं ना कहीं इमिग्रेंट्स हैं। तो वहां पे जितने भी स्ट्राइक हो रहे थे पिछले सालों में, तो उनको ये लोग कह रहे थे कि दे आर द एनिमी विद इन।
वहां की जो गवर्नमेंट थी, जैसे पिछली सरकार थी, पिछली प्राइम मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे ये तो एनिमी है, दुश्मन अंदर है, और बाहरी दुश्मन तो है ही है जो बाहर से अटैक करने के लिए रेडी है। जैसे एक अर्जेंटीना का एक आइलैंड है पास में, फॉकलैंड, तो वहां पे वोटिंग हुआ था फॉकलैंड में, वहां पे भी युद्ध लड़ना पड़ा था अभी हाल ही में ब्रिटेन को। तो उनको ये लोग कहते हैं एनवी विदाउट, मतलब एनमी टेरिटरी के जो बाहर है, ये चल रहा है। तो वहां पे ऐसा केस हो गया कि वहां पे वायलेंस काफी ज्यादा है, रॉयट्स काफी देखने को मिल रहा है। जो वाइट है, जो वहां के लोकल हैं, वो ब्लैक एंड द इमिग्रेंट्स, एशिया से जो लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी आसपास के कंट्रीज हैं, यहाँ के लोगों को समझते हैं कि ये इन्हीं के कारण हमारे जितने भी देश हैं। जैसे इन्होंने कहा कि वहां का जो हेल्थ सेक्टर अभी कहीं ना कहीं गिर रहा है। हेल्थ सेक्टर का जो नीड है, जैसे नीड ऑफ द हॉस्पिटल एंड द नीड ऑफ द पीपल हु उनको हॉस्पिटल की जरूरत है, वो बढ़ रहे हैं। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि इनके कारण कम हो रहा है, और ओवरऑल जो देखा जा रहा है उनकी जो फंडिंग है वो डिक्रीज हुई है। जो होता है ना कि सोशल फंडिंग हॉस्पिटल के लिए या अलॉटमेंट है, वो कम हो रहा है। तो यही यहाँ पे डिबेट हो रहा है कि चीजें कुछ और है और कहीं ना कहीं चीजें वहां पे दिखाई कुछ और जा रही हैं। जो उनका कॉज है, कहीं ना कहीं इमिग्रेंट है, तो उनकी इकोनॉमी को पॉजिटिव रूप से भी तो पुश करते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप कहें कि नेपाल से जो लोग आ रहे हैं उसके कारण जॉब जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों के कारण कुछ तो चीजें प्रोड्यूस भी तो हो रही हैं, बहुत सी चीजें। तो ये सब चीजों का डिबेट हमेशा रहता है हर कंट्री में। जैसे इंडिया में है, इंडिया का जो राइट विंग का है और जो राइट्स है, वहां पे तो अभी रिलीजियस चल रहा है, लेकिन उनका किस बेसिस पे, इमिग्रेंट्स एंड रेशियल है, रेस के बेसिस पे। अफ्रीकन के खिलाफ वहां पे वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जो इंडिया पाकिस्तान से है, वहां के भी लोगों, खासकर एशियन लोगों के खिलाफ भी देयर इज द वायलेंस। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज वहां पे कॉमन है, वहां का राइट का यही कंडीशन है। और जो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी है, कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करती है। वो अपना जो व्हाइट वोट है, जैसे अभी देखिएगा ट्रंप का क्या था, ट्रंप भी एंटी वीमेन एंड एंटी ब्लैक, काफी उनका स्पीच आ रहा था लास्ट इलेक्शन में भी, और इस इलेक्शन में भी देखिएगा थोड़ा सा भी टोन डाउन किया है, लेकिन फिर भी हिज माइंडसेट इज अगेंस्ट द पॉपुलर वोट को लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो व्हाइट का है उनकी मेजोरिटी ज्यादा है। इंडिया में भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं जहां पे मेजोरिटी ज्यादा है, कभी कभी उस बेसिस पे ही अपना एक पूरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स कॉमन। यही है कि इंडिया का बेसिस जो है वहां पे रिलीजन हो गया टोटली, और वहां पे रेस एंड द इमिग्रेशन है, दैट इज द मेन थिंग। चीजें समझ में आ रही हैं? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आपको आई थोड़ी बहुत समझ में? अभी धीरे धीरे और क्लियर होगा। जब मेन है, जब आप कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे, जब आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो चीजें क्लियर हो गई। मैंने एक हल्का सा पिक्चर बताया कि क्या चल रहा है ओवर एट द ग्लोबल स्टेज। जैसे आपको अगर लगता है कि फार राइट दैट इज द आइडियोलॉजी एंड दे आर द कल्चरल, दे बेस्ड ऑन द कल्चरल राइट्स एंड जो वहां की मेजोरिटी होती है वहां के सपोर्ट में ये बनते हैं, दैट इज द मेन थिंग। Last news that we are going to cover is the how the Bani grassland of the Kutch, Gujarat can be restored. Grassland, what? रेस एक एथनिक ग्रुप होता है। जैसे ब्लैक एक रेस है, हम लोग अलग दिखते हैं, वो अलग दिखते हैं, व्हाइट्स अलग दिखते हैं। रेस जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो वहां के लोगों का बाल अलग होगा, उनके फेस अलग होंगे, उनके आंख अलग होंगे। तो रेस एक तरीके से जो फिजियोग्राफिक डिफरेंस होता है ऑन द डिफरेंट स्पीसीज, जो भी ह्यूमंस के डिफरेंट कैटेगरी है, तो उसके बेसिस पे हम रेस वो करते हैं। क्लियर? एनीथिंग एल्स? एमिग्रेशन का मतलब जो बाहर से लोग आके हमारे वहां बस रहे हैं, इंटरनली पीपल कमिंग, सो एमिग्रेशन हो जाएगा। बानी ग्रासलैंड जो कच्छ का एरिया है, वहां पे क्या है, एक तरीके से डिजोर्ट लैंड है। वहां के कुछ कुछ एरिया में जो ग्रासलैंड काफी उसका वो है इकोसिस्टम, और उस एरिया को बानी कहते हैं। जैसे होता है ना, ग्रासलैंड को अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं पे आप अपने वहां जाइए, जमीन और जो लोकल वो रीजन होता है, जैसे खादर बांगर हम लोग कहते हैं ना, बांगर एरिया है, तो ऐसे ही गुजरात में जो बानी एरिया है वो ग्रासलैंड के लिए जाना जाता है। ग्रासलैंड कई स्पीसीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक आप स्पीसीज काफी न्यूज में देख रहे होंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम सुना है? जिनका ट्रांसमिशन लाइन से लड़के डेथ हो जाता है। अच्छा, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ।
ये है, दिस इज द बंगाल फ्लोरिकैन। ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी शेप होता है, वो थोड़ा सा इनसे बड़े होते हैं। ये काफी, इनका साइज बड़ा होता है, वेट बड़ा होता है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें टकराने से इनका डेथ हो जाता है। जैसे नॉर्मल आप देखिएगा, जैसे पंछी होते हैं, कोई भी बर्ड्स, जैसे क्रो हुआ, कोई भी आप गौरैया हुआ, वो बैठते हैं तो उनको नहीं इलेक्ट्रिसिटी लगती है। क्यों? चिड़ियों की वजह से नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगने के लिए आपके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए। दो तारों के बीच में जब तक कनेक्टिविटी नहीं आएगी ना, तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं आएगा। सेम लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी हो तो आपके शरीर से नहीं जाएगा। जब तक इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए हाई वोल्ट लो वोल्ट, दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अगर दोनों सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अगर एक तार पे जाके वो बैठते हैं तो नहीं लगेगा, लेकिन दो तार में टच हुआ तो दोनों का हाई वोल्टेज लो वोल्टेज रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बन जाएगा। तो इसीलिए ये बड़े बड़े हैं, इनमें टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है आपस में पास होने लगता है और इसीलिए झटका लगता है। दैट इज द मेन थिंग। दूसरी चीज ये भी है कि जो छोटे पक्षी होते हैं उनके पैर के बीच में भी डिस्टेंस काफी कम होता है। तो ये जो बीच का, अगर सेम ही लेवल का तार पे भी बैठते हैं तो वहां पे भी एक रीजन ये भी होता है कि उनको ये करंट पास नहीं होता, क्योंकि पास उनका जो डिफरेंस है काफी कम हुआ। डिफरेंस जब ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सर्किट बनना चाहिए आपके वो से। जैसे आप लोग नॉर्मल देखते होंगे, लोग कहेंगे कि कुछ भी तार का काम करना है इलेक्ट्रिसिटी का तो चप्पल पहन के कीजिए। होता है ना हम लोग की पानी होनी, क्यों हवाई चप्पल पहनते हैं? क्योंकि हवाई चप्पल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, सूखा होता है तो वो पास नहीं होने देता है। इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तभी तो फ्लो करेगा। जैसे आप कहेंगे कि लकड़ी से छूना है, लकड़ी में इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूवमेंट नहीं करते हैं, तो लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। दैट इज द मेन रीजन। तो लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा है तो इनको करंट लगता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए लूप बन जाता है। नॉर्मल चीजें समझ में आ रही हैं कि लूप बनना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए। तो अभी इनका डेथ काफी हो रहा था, तो इनका जो मेन हैबिटेट है, रहने का एरिया है, वो ग्रासलैंड है। और ये बानी ग्रासलैंड है, इनका मेन हैबिटेट है। और हमें जो नॉर्मल ये लगता है कि ग्रासलैंड आर द डिग्रेडेड लैंड, हमको यही लगता है ना कि जब तक पेड़ पौधे नहीं है तब तक वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है। लेकिन रियल में जो ग्रासलैंड होता है वो भी एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, और उसमें भी कार्बन सोखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे जो फॉरेस्ट एरिया में कार्बन सिक्वेस्टरिंग होती है ना, कार्बन का जो वापस लेने का होता है, वो ग्रासलैंड में भी बहुत ज्यादा होता है। और ग्रासलैंड की जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। नॉर्मली हमें लगता है कि नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब उसमें जो स्पीसीज दिखते हैं, नॉर्मल हमें जंगलों में दिखने वाले दिख जाते हैं, बड़े बड़े पशु पक्षी, तो हमें लगता है कि यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन ग्रासलैंड में भी आप नीचे जाइएगा देखिएगा कि कई तरीके के बर्ड्स अपने घोंसला बनाते हैं, उनका मैक्सिमम जो मेटिंग पीरियड होता है एंड अदर जो भी प्रोसेसिंग होता है वो उसमें होता है। कई तरीके के इंसेक्ट्स एंड अदर स्पीसीज वो ग्रासलैंड में काफी कॉमन है। लेकिन हमने देखा है कि हमारा यही कंफ्यूजन के कारण कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम नहीं है प्रॉपर, हमने कई जगहों पे डिस्ट्रॉय किया है, और नियर अबाउट 49% ऑफ द ग्रासलैंड वर्ल्ड वाइड अभी डिग्रेड हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि दे आर नॉट, और उनका डिग्रेडेशन का कारण है कि जैसे हम उनको डिफरेंट अपने यूटिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने बिल्डिंग बना दिया, रोड बना दिया, उसमें इंक्रोच कर गए, दैट आर द मेनी थिंग। ऊपर से जब आप ग्रासलैंड में को काट के एकदम साफ करके नॉर्मल केवल पेड़ लगा देते हैं ना एक तरीके का, वो भी डिग्रेडेशन है, वो डाइवर्सिटी नहीं होती है। जैसे आपने पूरा ग्रासलैंड काट दिया और उसमें कुछ पौधे लगा दिए, कुछ आम के पेड़ 100 लगा दिए, तो दैट इज नॉट रिप्लेसिंग एज ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी होते हैं, उनमें कई स्पीसीज होते हैं। सिंगल यूनिकल्चर या मोनोकल्चर वाली अगर आप ट्रीज लगाते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर द डाइवर्सिटी। होता है ना, आप जंगल में जाइएगा देखिएगा कि एक तरीके का पेड़ नहीं होता, बहुत तरीके के पेड़ होते हैं। नीचे आपको घास दिखेंगे, पेड़ के ऊपर लताएं कई तरीके के होते हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। और वो डाइवर्सिटी होने के लिए हजारों साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आप बागीचा लगा दिए तो वो एक तरीके का इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम नहीं है, वो मैन मेड सिस्टम है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो आप नॉर्मल जो ग्रूव होता है, जो हमारे बागीचे होते हैं, दैट आर नॉट एग्जांपल ऑफ द फॉरेस्ट और एनी इकोसिस्टम दैट कुड बी नेचुरली ग्रोन। नेचुरली जो ग्रोन होते हैं उसमें कई स्पीसीज जो होते हैं जो आपके ग्रो किए हुए बागीचे में नहीं हो पाएंगे।
तो अभी जो गवर्नमेंट, अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट फॉरेस्टेशन के नाम पे यूनिकल्चर, यूकेलिप्टस का पेड़ लगा देंगे या रोड के किनारे लगा देंगे, तो वो उतना रिप्लेसेबल नहीं है जितना ओरिजिनल फॉरेस्ट एरिया है। क्लियर हो रही है चीजें? यही पे है, इन्होंने यहाँ पे दिया है कि देयर इज द लॉट ऑफ डिग्रेडेशन, और डिग्रेडेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने यूज लिखा है, जो ग्रासलैंड है उसका यूज है कार्बन स्टोरेज, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड द पोलिनेशन। व्हाट इज द कार्बन स्टोरेज? जैसे हम अपने कोल पावर थर्मल का एग्जांपल दिया था कि आप कोल जलाते हैं तो CO2 निकलता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या नीड होता है? सनलाइट एंड द CO2। तो CO2 ऑब्जॉर्ब कर दिया और वापस क्या आया? ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें जो कैपेसिटी होती है ग्रासलैंड की, वो कार्बन स्टोरेज की बहुत ज्यादा होती है। आपने ज्यादा ग्रासलैंड अगर डेवलप करा दिए तो वहां पे जो CO2 एब्जॉर्ब होगा वो ज्यादा होगा। व्हाट इज द क्लाइमेट मिटिगेशन? क्लाइमेट मिटिगेशन यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय दिस? क्लाइमेट मिटिगेशन का मतलब कोई भी अगर खतरा आता है, जैसे ग्रास लैंड है, आपका बाढ़ आया, तो ग्रास लैंड में एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर, वेरी गुड, जैसे कि जितना भी इरोजन होता है, अगर बेयर लैंड हो, खाली खाली लैंड हो, तो वहां पे इरोजन कटाव ज्यादा होगा। ग्रास लैंड में वो ज्यादा चीजें होती हैं कि उसको एब्जॉर्ब करें, जितना भी फ्लड वाटर है एब्जॉर्ब करके वो वापस जाने देंगे, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। दैट इज द मेन थिंग। ओके, एंड व्हाट इज मीन्ड बाय दिस पोलिनेशन? पोलिनेशन, पोलिनेशन का मतलब जो एक जैसे फूल होता है ना, जैसे मधुमक्खी बैठी एक पे दूसरे पे ले जाके उसने करा, तो जो पॉलिनेशन का मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह सीड्स जाते हैं तो सीड्स डेवलप करते हैं। जैसे होता है ना, आप मधुमक्खियों को देखते होंगे, एक जगह बैठे हैं, बस दूसरे जगह गए तो वहां का सीड्स वहां रिप्लेस हुआ और वहां पे फिर न्यू टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। हाँ हाँ, बर्ड्स, दिस बीज ऑल दे वर्क। तो पॉलिनेशन में ग्रासलैंड का भी काफी होता है, क्योंकि पास पास ग्रासलैंड में डिफरेंट स्पीसीज होंगे, तो पॉलिनेशन जितना पास होगा उतना इजीली वो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो सकता है। वो अपने आप भी हो सकता है, जैसे थोड़ा सा हवा भी बहा तो एक दूसरे से उड़ के चला गया। दिस इज द थिंग ना, कई तरीके होते हैं पॉलिनेशन का। हम्म हम्म या तो बेहाया ये सब चीजों का ये भी है कि सर्वाइवल रेट भी बहुत ज्यादा है। उनको कहीं फेंक दीजिए तो वो जम जाते, तभी तो उनको बेहाया कहा जाता है। नहीं, लोगों को भी कुछ सुनाना हो तो क्या बेहाया हो गया, मतलब ये कितना भी मार लो सुधरेगा नहीं, या कितना भी बोलो सुधरेगा नहीं, क्योंकि उनकी होती है ना, वो दे आर वेरी मच, जैसे होते हैं कि वो डोमिनेटिंग होते हैं। उनको पानी दीजिए, नहीं दीजिए, बंजर जमीन पे भी फेंक दीजिए, दे विल बी ग्रोइंग। दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि कैसे इसको सही करें। जैसे जो डिग्रेडेड लैंड है, इन्होंने डिग्रेडेड लैंड को कई कैटेगरी में बांटा है। जैसे अभी जो डिग्रेडेड है, मैक्सिमम जो है हाईली सुटेबल है, मॉडरेट है एंड अनसुटेबल भी है। ठीक है, देयर आर द नॉट सुटेबल एंड द मार्जिनली सुटेबल। अब इनको इंप्रूव करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, टेरेसिंग कर सकते हैं। टेरेसिंग क्या होता है? व्हाट इज द टेरेसिंग? आपने इस तरीके का खेती कभी देखा है? टेरेसिंग यही तो होता है। जैसे नॉर्मल अगर आप ऐसे देखें तो यहां से अगर कुछ गिरेगा, यहां से गिरेगा तो डायरेक्ट यहां जाएगा, तो इरोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जमीन टूट टूट के गिरने लगता है। लेकिन टेरेसिंग में यहां से अगर आने में रुक जाएगा, यहां आएगा रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि फ्री फॉल नहीं होता है। तो जहां पे भी स्लोप है दे हैव टू मेक द टेरेस। पहला चीज ये है। फिर फर्टिलाइजेशन कर दें कि वहां पे फर्टाइल का यूज करें, फर्टिलाइजर का, एंड आफ्टर दैट दे कैन ऑल्सो यूज द
हाई रन ऑफ, ये जैसे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द हाई रन ऑफ एंड द इरोजन एंड द साल्ट इंट्रूजन, उसके लिए क्या करेंगे? इन सब चीजों से बचाने के लिए आप बंडिंग बनाते हैं ना, बंडिंग, बंडिंग का नाम सुना है? मेड़, मेड़ बनाना, वही, ये सब चीजें भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंट्रूजन जो सॉल्ट वाटर है वो सब चीजें क्लियर होंगी। ये सब चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या दिक्कत है वहां पे और कैसे। वहां पे स्पीसीज कौन कौन रहते हैं? इंडियन ग्रेट बस्टर्ड एंड द दिस बंगाल फ्लोरिकैन, ये काफी फेमस वर्ड है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब उनकी संख्या कंटिन्यूसली कम हो रही है और उनका फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। केवल हम पिक्चर्स में देखेंगे, असली में जो अभी दिख रहे हैं 100-200 बच्चे हैं, अगर हमने ग्रासलैंड को सुरक्षित नहीं किया, क्योंकि उनका मेन जो ग्राउंड होता है जहाँ पे वो अपना मीटिंग करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं, वो ग्रासलैंड ही है। जब यही नहीं रहेगा तो हाउ दे विल बी सर्वाइविंग? तो इसके लिए भी दिस ग्रासलैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन बस्टर्ड, और ये एक साल पूछा भी है यूपीएससी में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या क्या जो सॉइल का होता है उसका मेन न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? सॉइल का मेन न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या आप सही क्या बोल रहे थे? दूब? नहीं नहीं, मैं न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बोल रहा हूँ, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। पोटास, फॉस्फेट, ये सब सुना होगा ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, दे आर द न्यूट्रिएंट्स। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड द कॉपर, दीज आर द मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। एक बार नोट कीजिएगा, ये जो 3 मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सॉइल, भूमि, सॉइल का, हाँ मिट्टी का। या जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड कॉपर। कहीं ना कहीं हम इसको देख के भी किसी भी सॉइल का कितना डिग्रेड हुआ है इसको भी हम डिसाइड करते हैं। मेन ये है, और भी चीजें हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये देखते हैं। अलग से जो फैक्टर देख सकते हैं, एसिडिटी कितनी है, टेक्सचर कितना बदला है, ऑर्गेनिक मटेरियल है कि नहीं, वो सब चीजें देखेंगे। लेकिन मेन डिपेंडेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो फर्टिलिटी डिग्रेड होगी। यही हम लोग देते हैं ना। आप लोग देखते होंगे कि जो फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में यही तो मेन होते हैं। यूरिया में क्या होता है, जो आप लोग सुनते होंगे ना कि यूरिया में तो मेनली नाइट्रोजन होता है। पोटास का तो अलग से हम लोग देते हैं। पोटास में पोटेशियम, फास्फोरस का अलग से देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आप लोग देखते होंगे कि वो भी छोटे छोटे पैकेट में किसान लेके जाते हैं। और यूरिया थोड़ा ज्यादा मात्रा में देना होता है। बीच में यूरिया का काफी ज्यादा देने लगे थे तो जो सॉइल डिग्रेडेशन था वो ज्यादा होने लगा था, तो गवर्नमेंट ने नीम कोटेड यूरिया देना स्टार्ट किया था। नीम कोटेड का मतलब होता है कि नीम का कोटिंग होगा यूरिया के ऊपर ताकि वो धीरे धीरे गले और जमीन को एक ही ज्यादा मात्रा में डिग्रेड नहीं करे, जितनी नीड हो उतना दे। आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड द कॉपर, दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्लियर हुआ? बानी, व्हाट इज द बानी? बानी आर द ग्रासलैंड, दे आर फाउंड इन द कच्छ रीजन ऑफ द दिस गुजरात। सेकंड थिंग इज द मेन स्पीसीज जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हुए हैं, उनके डिग्रेड। बानी, ये बानी है तो मेन हेडिंग ही बानी से है। हाउ द बानी ग्रासलैंड ऑफ द कच्छ गुजरात कैन बी रिस्टोर। तो पूछ सकता है कि बानी कहाँ से, ये बानी का क्या मतलब होता है? तो जो वहां का ग्रासलैंड होता है उसको बानी बोलते हैं। क्या दिक्कत है? उनका डिग्रेडेशन काफी तेजी से हुआ है। डिग्रेडेशन के कारण कुछ स्पीसीज है उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड हुए हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द बंगाल फ्लोरिकैन। ओके, जो मेन हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर द रीजन एंड व्हाट आर द उनका जो बेनिफिट होता है। अगर ग्रासलैंड का बेनिफिट यहाँ पे पड़ा, फिर उसको हम कैसे सही करें, उसके लिए टेरेसिंग, सप्लीमेंटिंग बाय द फर्टिलाइजर्स एंड अदर मेथड, बंडिंग, ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर हमने पढ़ा कि इनका जो मेन न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, व्हाट आर दे, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव गॉन थ्रू। ठीक है। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे? सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
जो स्टोरेज है ना उसी को सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। होता है ना, एक तरीका ये भी होता है कि CO2 अगर किसी मशीन से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, उसको कैप्चर कर लिया जाए और उसको कहीं ना कहीं जमीन में ले जाके जहाँ जो भी खाली है उसको कन्वर्ट किया जाए और उसको वहां पे जाके स्टोर कर दिया जाए। तो सिक्वेस्ट्रेशन आ रहा है कि हम उसको इन्वायरमेंट में नहीं रिलीज कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, फिर उसको वापस भेज दे रहे हैं। ग्रासलैंड भी लगाने का तो यही फायदा होगा ना, जो CO2 हम ज्यादा कर रहे हैं वो ग्रासलैंड ऑब्जर्व करेगा। दिस इज द अदर examples. Okay, these are all about from the today's news. ये हमारा आज का मेन न्यूज था। Here we will conclude our session.